पेज नंबर 231 पे लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2017 फोर्थ स्केड्यूल। कंपनी लॉ में असल में कुछ स्केड्यूल्स हैं, उसमें फोर्थ स्केड्यूल और फिफ्थ स्केड्यूल में कंपनीज की एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। हम स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स की अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लॉ में भी हैं, कंपनी लॉ में भी हैं, जो फोर्थ स्केड्यूल और फिफ्थ स्केड्यूल में। अभी स्केड्यूल्स है कंपनी लॉ में, जिस तरह वो सेक्शंस ऑफ लॉ होते हैं उस तरह के स्केड्यूल्स बने हुए हैं। ये जितना भी हम पढ़ेंगे ये कोई रट्टा नहीं है, इसका सिर्फ हमें एक आइडिया होना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन जब देखेंगे तो इतना याद आ जाना चाहिए कि ये कहीं हमने पढ़ा हुआ है, तो रिलैक्स रहेगा। ये कोई ऐसे रट्टा वाली चीज नहीं है। पेन हाथ में रख लें, मेरी कुछ गुजारिश साथ साथ सुनते रहें। तो सबसे पहले कौन सी हेडिंग जिसे हम डिस्कस करेंगे? कंपनीज एक्ट है, फोर्थ स्केड्यूल है, जनरल रिक्वायरमेंट्स इसकी पढ़ेंगे। ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड देयर सब्सिडरीज। क्या मतलब? अगर कोई पेरेंट लिस्टेड कंपनी है तो चाहे उसकी सब्सिडरी लिस्टेड ना भी हो तो शायद ये स्केड्यूल एप्लीकेबल हो जाए। ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड देयर सब्सिडरीज शैल फॉलो द IFRS all listed companies and their subsidiaries shall follow the IFRS in regard to financial statements as notified by a commission कौन सा है? Under the section 225 of the Companies Act। तो इसमें सिर्फ पहली लाइन क्या पता होनी चाहिए आपको? ये सारी लिस्टेड कंपनीज ने और उनकी सब्सिडीज ने ये फोर्थ स्केड्यूल भी अप्लाई करना है इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। पहले तो बहरहाल उसने ही कहा कि स्टैंडर्ड फॉलो करना है। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन दिस स्केड्यूल, दिस स्केड्यूल कौन सा है? Are in addition to the disclosure requirement prescribed in IFRS। ये जो हम पढ़ेंगे ये किससे एक्स्ट्रा है? IFRS को तो फॉलो करना ही था, लेकिन उसके साथ साथ लिस्टेड कंपनीज और उनकी सब्सिडीज ने इस स्केड्यूल की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना है। In addition to the information expressly required to be disclosed under this act and in this schedule, there shall be added such other information as may be considered necessary। वो कहता है उसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा वो भी डिस्क्लोज करना है। बहरहाल ए में क्या पढ़ा जाए? लिस्टेड एंड सब्सिडीज ने स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं। बी में स्टैंडर्ड्स के साथ साथ इस स्केड्यूल की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो करनी है। एग्जांपल 1, अब कुछ ना यहाँ एग्जांपल्स बनी हुई है जो ओरिजिनल जो एनुअल रिपोर्ट्स कंपनीज की बनी हुई होंगी उनमें से कट पेस्ट किया हुआ है। तो मीन्स से नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग कभी सुनी आपने? उसमें सबसे पहला जो डिस्क्लोजर बनता है वो ये इस तरह से एक एग्जांपल में जो लिखा हुआ है ये लिखा जाता है। These financial statements, मतलब नोट्स में सबसे पहले ये लिखा जाता है These financial statements have been prepared in accordance with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan। हर कंपनी ये लिख रही होगी अपने नोट्स में सबसे पहले The accounting and reporting standards as applicable in Pakistan comprises of IFRS issued by IASB and notified under Companies Act and provisions directive issued by Companies Act। मतलब ये कौन किसको लिख के बता रहा है? कंपनी के अकाउंटेंट्स कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कैसे बनाई है, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने फॉलो किया है जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है और उनमें क्या क्या शामिल है। स्टैंडर्ड्स भी शामिल हैं और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी शामिल है। वेयर द प्रोविजन एक और चीज, वेयर द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव्स प्रोविजंस एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय द कंपनीज एक्ट डिफर फ्रॉम, अगर कभी वैसे तो पहले होता था, अब तो तकरीबन सारे इख्तलाफात वैसे खत्म हो गए, लेकिन अगर कभी लॉ में और स्टैंडर्ड में कोई कंफ्लिक्ट आ जाए, मतलब लॉ में कुछ और प्रोविजन लिखी है स्टैंडर्ड में कुछ और है, तो फिर डेफिनेटली लॉ प्रिवेल करेगा। ये ढूंढना है। वैसे तो अब मेरा ख्याल है शायद ही कहीं रह गई है, लेकिन कुछ अर्सा पहले काफी सारी थी। लेकिन अगर लॉ में और स्टैंडर्ड्स में फर्क पड़ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, तो लॉ प्रिवेल करेगा। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा इनमें दोबारा अगर नजर पड़े तो किस चीज पे पढ़नी चाहिए? पहली लाइन, पॉइंट बी में क्या चीज?
कि स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट्स इन एडिशन है, थोड़ा थोड़ा जिस समय अंडरलाइन करूंगा काइंडली मैं साथ ही अभी देखते रहे, पेन पकड़ो आप। देन उसके बाद ये शायद एग्जांपल 1 के नीचे जो पढ़ा हमने कि किस किस में अगर कंफ्लिक्ट आ जाए लॉ में और स्टैंडर्ड में, तो फिर स्टैंडर्ड या लॉ कौन सा, फिर लॉ एप्लीकेबल होता है, तो थ्योरेटिकली इसका आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद ऊपर से अब तरतीब चल रही है, ए बी सी हुआ था, नीचे वहीं से अब सी के बाद डी आ गया। फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेमली। अब इस डी में कुछ डिस्क्लोज आ रहे हैं, डी में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। अब असल में अब इंशाल्लाह भी ये पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया होगा, आप खुद से तो अज्यूम नहीं कर सकते कि इस कंपनी की क्या जनरल इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन में लिखा होता है, आपके सिर्फ जहन में ये आना चाहिए कि ये डिस्क्लोजर बनना है, और कैसे डिस्क्लोजर बनना है वो लिखा हुआ ही आपने प्रेजेंट करना होता है। तो ये कोई लिखना कोई चैलेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ा ना हो तो फिर वहां जहन में नहीं आएगा। तो पढ़ के अगर क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह भी आप सवाल में देखेंगे तो वो एज इट इज लिखा होता है, उसको जस्ट लिखना फिर कैसे है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी में क्या क्या बताना है, अब ढूंढना शुरू करेंगे। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब एड्रेस, बिजनेस यूनिट्स, मिल, प्लांट, हेड ऑफिस कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है। अब एक से ज्यादा जगह पे मिल हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, प्लांट्स लगे हो सकते हैं, तो उनके बारे में क्या बताना है, कहाँ वो मौजूद हैं, और फिर उनके एड्रेसेस कहाँ क्या है। बस अब सिर्फ शायद ये नहीं बताना कि लाहौर में, लाहौर में किस जगह पे है ये भी बताना। अब ये हम कैसे बता सकेंगे, एग्जाम में इंफॉर्मेशन होगी, हम वहीं से देख के लिखेंगे, तो इस चीज से परेशान होगा, हम कैसे बताएंगे, हमने खुद नहीं सोचना। कंपनीज इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या होता है, मेरा ख्याल लैंड और बिल्डिंग आ जाते हैं बीच में, इंक्लूडिंग लोकेशन, और अगर लैंड है तो उसका एरिया कितना। ये कौन किसको बताना चाह रहा है, कंपनी शेयर होल्डर्स को बताना चाह रही है, तो शेयर होल्डर्स को पता नहीं होगा अपनी कंपनी के बारे में। शेयर होल्डर्स आप पे रिलाय कर रहे हैं, आप बताएं, ईमानदारी से बताएं। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट का मतलब कितने यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या डिफर हो सकती, डिफरेंट कर सकती है अगर डिमांड नहीं है। एंड रीजन ऑफ शॉर्टफॉल इफ एनी, क्या वजह है कि पूरी कैपेसिटी पे प्लांट नहीं चला। कंपैरेटिव का मतलब इस साल का भी बताना, पिछले साल का बताना। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, नंबर कितने लोग एम्प्लॉय हैं एज एट द एंड ऑफ द एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रियल लाइफ में सारे डिस्क्लोजर बनाए जाते हैं। एज एन अकाउंटेंट आप साल के एंड में बैठ जाएंगे और कंपनी की सैलरी शीट पकड़ लेंगे और नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो जितने नंबर है वो किस दिन के बताने, एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर, ये कैसे बताएंगे। अब ईयर एंड पे हो सकता है डिफरेंट हो, फिर ओपनिंग पकड़ेंगे, क्लोजिंग पकड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और ऑन एवरेज कितने एम्प्लॉइज रहे ये भी बता देंगे। नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, कभी वर्ड आपने सब्सिडी सुना, एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएट सब्सिडीज, लॉ की डेफिनेशन में एसोसिएट में दोनों आ जाता है, हम तो डिफरेंटली सेग्रीगेशन करते हैं, एसोसिएट और है, सब्सिडी और है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन लॉ में एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज के अंदर दोनों आ जाते हैं, ये दोनों वर्ड्स अंडरलाइन करें। नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज और अंडरटेकिंग्स कंपनीज को कहते हैं, along with their basis of relationship, फिर आप ये बताएंगे कि क्यों रिलेशनशिप है, मींस टू से फिर एसोसिएट और सब्सिडी शायद वर्ड आ जाएंगे। डिस्क्राइबिंग कॉमन डायरेक्टरशिप, फिर ये भी हो सकता है हमारी कंपनी में डायरेक्टर है उधर भी डायरेक्टर है, एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, और अगर उन्होंने शेयर है हमने उनके शेयर खरीदे हुए तो परसेंटेज बताना। मतलब इसका ये होता है कि जो शेयर होल्डर होता है ना, खास तौर पर लिस्टेड कंपनी के, अगर इवन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है फिर भी पूरे मुल्क में डिफरेंट जगहों पर फैले हो सकते हैं, तो उन्हें कंपनी की इन्फॉर्मेशन सच नहीं होगी, उन्हें अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं, तो वो फिर आपने देनी है। और अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी तो उसके तो शेयर होल्डर्स फिर शायद दुनिया में बिखरे हों, तो इन्फॉर्मेशन देंगे तो उन्हें पता चलेगा। अच्छा, जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे नीचे एग्जांपल्स आ रही होंगी, और ये एग्जांपल एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं किसी ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉपी किए हैं, तो इनको पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा एक आइडिया हो, पढ़े जरा थोड़ी सी। एमटी कंपनी कौन है, कोई होगी, बिल्कुल सही जवाब है, is a public limited company and was incorporated in Pakistan in 1994 under 1995 under the company's ordinance, उस जमाने में था, अब कौन सा, कंपनीज एक्ट, and is listed on Pakistan Stock Exchange
registered office of the company situated in Multan Road, or the company has a regional office located in, ये कौन से डिस्क्लोजर दे रहा है? जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको बस स्टेटमेंट फॉर्म लिखी जाता है. कंपनी इज प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द असेंबली एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी. नेक्स्ट पेज पे है. Freehold land and building on owned land of the company are as follows. 203 square meter of factory located at Multan Road or 697 square meter of land in sector F6. हम कैसे लिखेंगे? फिर एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा हुआ है? अब इसका लिखने का तरीका बल्कि ये सही है. कंपनी इमूवेबल एसेट्स की डिटेल आ रही है. शायरा रूमी लाहौर, आगे आगे जो पढ़ ले उसका ही हो जाएगा. नहीं मतलब नीचे जो लोकेशंस के नाम प्लांट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, टोटल एरिया कवर हुआ हुआ है. एग्जाम्पल 5 में प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है, डिजाइन कैपेसिटी साथ प्रोडक्शन लिखी हुई है. डिजाइन कैपेसिटी का मतलब कितने कैपेसिटी है प्लांट की, कितनी अपनी है, और प्रोडक्शन का मतलब शायद कितनी एक्चुअली अचीव हुई है. कंपैरेटिव भी देना था. लाहौर में जो प्लांट 1 है, फैसलाबाद में जो प्लांट 2 है, पेशावर में प्लांट 3 है, उनकी डिजाइन कैपेसिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी से कंपेयर किया मैं. और नेक्स्ट पेज पे चला गया कि शॉर्टफॉल इन एक्चुअल प्रोडक्शन इज इनसिग्निफिकेंट एंड कंसिडर्ड. मतलब देखें जरा गौर से, थोड़ा थोड़ा से इतना खास फर्क नहीं. वो कहता है ये नॉर्मल है, इतना तो हो ही जाता है. लेकिन ये भी हो सकता है कि काफी ज्यादा फर्क हो क्योंकि डिमांड नहीं है. तो फिर रीजन में क्या आ जाता कि डिमांड कम है, इकोनॉमिक हालात खुदा ना खासा खराब है. एक और कंपनी के किसी एंगल से लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी के एंगल से लिखा हुआ है. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बेस्ड ऑन 8760 आवर्स मेगावाट आवर्स ये लिखा हुआ है. और एक्चुअल एनर्जी डिलीवर्ड, इसकी रीजन में लिखता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी इज ड्यू टू लेस डिमांड बाय वाटर. चलो चलते समझ आ रहा है. द ओनली पर्पस ऑफ रीडिंग इसके थोड़ा सा बस आइडिया होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इसका भी डिस्क्लोजर होता है. किस किस चीज का होता है? क्लोजिंग नंबर होता है, क्लोजिंग, और फिर एवरेज. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द ईयर एंड दी हमें, और एवरेज फिर उसने कैसे कैलकुलेट किया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग का शायद डिफरेंस किया होगा. जी डी बिल्कुल देंगे सर. देन उसके बाद आगे एसोसिएटेड कंपनीज के डिस्क्लोजर देना था. लिंक करना था पेज नंबर 231 पर. डिजाइन का मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी डिजाइन थी उसकी, बजट वगैरह नहीं है, बजट कॉस्ट में होता है. डिजाइन का मतलब जितनी कैपेसिटी पे वो ऑपरेट कर सकता था, टोटल कैपेसिटी. जी पेज नंबर 231 के एंड पे आया था ना नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 8 आ रही है पेज नंबर 233 पे. नाम लिखे हुए कंपनीज के, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग लिखी हुई है, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पड़ा हुआ है. सब्सिडरी है 58% हो गया, मोर देन 20% होल्डिंग है, एसोसिएट कह सकते हैं. कॉमन डायरेक्टर की वजह से वो कहता है ये एसोसिएट, हालांकि परसेंटेज सिर्फ 6% है. और कॉमन डायरेक्टरशिप के नाम लिखे हुए मिस्टर एस ए बी जो भी होंगे किसी में. कॉमन डायरेक्टरशिप का क्या वैसे मतलब, उधर भी है और इधर भी है. नेक्स्ट पेज पे फिर एक एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग्स का डिस्क्लोजर. The name of related parties with whom company has entered into transactions or has agreement not been disclosed elsewhere. लेकिन list of related parties है, basis of relationship है, और उसके बाद परसेंटेज वही वही लिखी हुई है शायद जहाँ एसोसिएट है. कॉमन डायरेक्टरशिप में नहीं लिखी हुई, वहाँ मतलब डायरेक्टर्स कॉमन होने की वजह से आपस में रिलेशनशिप बना हुआ है. हम ये टेबल कब बना सकेंगे? जब हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन देगा. Then लिखा है लाइन all transactions with related parties are carried out on mutually agreed terms and conditions. असल में ये related parties अभी आप बार बार देखेंगे, इनके डिस्क्लोजर बार बार उसने मांगे होते हैं, associate and related parties. मसला ये अक्सर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप है, पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप, इनके दरमियान में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो वो क्योंकि एक ही तकरीबन कंपनी होती है, अपनी ही कंपनी कंसिडर होती है, इसलिए समटाइम्स वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से हटके हो जाती हैं. आम जन अगर आपने वर्ड सुना हो, एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रांजैक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि आपस की कंपनीज है. लेकिन जरा एक सेकंड सब्सिडीज में लाए, अगर 60% शेयर से
तो बाकी जो 40% शेयर होल्डर होंगे वो हमारी वजह से फिर इफेक्ट होंगे, वो तो आउटसाइडर्स है। तो हमारे इस रिलेशनशिप की वजह से उनको नुकसान होगा। अब कर तो वो बेचारे कुछ नहीं सकते, लेकिन कम से कम डिस्क्लोजर जरूर हो जाना चाहिए, ताकि जब मीटिंग हो तो वो आके कह सकते हैं भाईजान हमारा भी कोई हिसाब रखते हैं, हमारा भी ख्याल करें, आप आपस में लगे हुए। तो ये सारे डिस्क्लोजर इसलिए बार बार आएंगे रिलेटेड पार्टीज के, क्योंकि इनके दरमियान समटाइम ट्रांजैक्शंस लेस देन मार्केट वैल्यू पे हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर शेयर होल्डर्स का आपस में शेयर होल्डर्स का नुकसान हो सकता है। तो हमने एज एन अकाउंटेंट ये जरूर बता देना है कि ये हो रहा है, ये हम रोक नहीं सकते डायरेक्टर्स को, हमने लेकिन शेयर होल्डर्स को बता देना जो जो कुछ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अब ये कहां से आ रहा है पॉइंट नंबर 3? ये 3 कहां से आ रहा है? पॉइंट 1 के बाद 2 आया था नहीं, मतलब 2 कहीं है, चलो 2 3 हो गई। लेकिन ये कहां से चल रहा है? ये डी से चल रहा है, पेज नंबर 231 में आता है फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज in respect of associated companies. In respect of associated companies, subsidiaries or holding companies incorporated outside Pakistan. अगर पाकिस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो पेरेंट कंपनी है लेकिन पाकिस्तान के बाहर है, या सब्सिडी पाकिस्तान के बाहर है, विद होम द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, लेकिन दो चीजें इसमें, नंबर एक आउटसाइड पाकिस्तान है, और फिर ट्रांजैक्शन भी अगर हुई है तो फिर आपने फॉलोइंग बताना है। कौन सी दो चीजें अगर है तो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान है, लेकिन उसके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर आपने नंबर 1 ये बताना है, नेम एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन का मतलब बोलते जाए कुछ ना कुछ, सब्सिडरी, एसोसिएट, कॉमन डायरेक्टरशिप, एंड एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, फिर परसेंटेज बतानी है, इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग थ्रू अदर कंपनीज। ये इस तरह भी हो जाता है, वैसे तो अभी आपकी ये चीज सिलेबस में नहीं है, एक सेकंड बोर्ड पर देखना। लेट्स अज्यूम ए के पास बी के 40% शेयर्स है, बी के सी के पास 60% शेयर्स है। चलो 40 रहने देता हूं आपके लिए। ए के बी के पास 70% शेयर्स है, और बी के आगे सी के पास, बी के पास सी के आगे 60% शेयर। क्या ए और बी सब्सिडी? तो पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप बन जाएगा, और बी सी देखेंगे तो बी भी पेरेंट है, तो सी को कौन कंट्रोल कर रहा है? नहीं, सी को बी कंट्रोल कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली सी जो है वो ए की भी सब सब्सिडी है। सीधी सब्सिडी कौन है? बी सब सब्सिडी। तो अभी आपके पास सब्सिडी तो है सिलेबस में, सब सब्सिडी भी हो सकती है, तो वो इंशाल्लाह फाइनल है। लेकिन ये उसने जो आगे कहा है कि थ्रू अदर कंपनीज और एंटिटीज, हो सकता है खुद डायरेक्टली हम कंट्रोल ना कर रहे हैं, किसी और के वजह से हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है इस तरह से। अगर हमारे पास लेस तो है लेकिन उसके कंट्रोल में है, तो फिर ये भी स्टोरीज बन जाती है। आज फाइनल कौन सी चीज बतानी है अगर क्या हो जाए तो? अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान को ट्रांजैक्शन हो जाए तो फिर हमें नेम बताना है, बेसिस ऑफ एसोसिएशन बतानी है, और एग्रीगेट परसेंटेज बताना है। ये मेन 3 चीजें हैं। नीचे एग्जांपल 10 में डिस्क्लोजर देखना, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू द एसोसिएटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान विद whom the company had entered into transactions during the year। नाम आ गया, कंट्री आ गई, बेसिस ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, आप लोगों ने अभी 2 चीजें पढ़ी हैं, सब्सिडरी है और एसोसिएट है, फिर एक जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट भी होता है। नहीं, वो एक लंबा ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अलग चीज है वो। जिस तरह पेरेंट सब्सिडरी की काउंटिंग होती है, एसोसिएट की काउंटिंग होती है, तो फिर एक स्टैंडर्ड अलग ही है ये जॉइंट वेंचर। तो ये जॉइंट वेंचर की वजह से यहाँ लिखा हुआ। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है? 12.5%। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी तो हमने बस ज़हन में ये रखना है, इसको इस तरह से हम तरतीब से लिखेंगे, और अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे पढ़ें, एक और डिस्क्लोजर बना हुआ है, नेम ऑफ कंपनी। ये चीज बता दें ये कब देना है, आउटसाइड पाकिस्तान और ट्रांजैक्शन हो, बस इस तरह ये वर्ड्स किए हैं, बाकी तो डिफरेंटली एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई। नेम ऑफ कंपनी जापान इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है, एग्रीगेट शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये पिछला नंबर 2 था, मुझे नंबर 3 अब आया शायद। ये कहां से गेम दोबारा जल्दी से हो रहा है? 231 में डी पॉइंट आया था,
फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। उसमें नंबर 1 क्या था, जर्नल इंफॉर्मेशन। फिर पेज नंबर 234 पे 2 कर लें, उससे 3 जो लिखा हुआ वो हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, अगर ट्रांजैक्शन हुई है पाकिस्तान से आउटसाइड है। और अब नंबर 3 आ गया, जर्नल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू कंपनी, अंडरलाइन करना, other than trade credit available in the ordinary course of business and not availed at the date of statement of financial position। रिलैक्स रह के कुछ बातें सुनते रहना। नहीं, बोरिंग कॉस्ट लोन जेल में ला, लोन की एक सैंक्शन लिमिट होती है। सैंक्शन लिमिट का मतलब होता है टोटल अमाउंट जो बैंक से एग्री हुई है। सुने होंगे बड़े, अगर फॉर एग्जांपल 50 मिलियन आपकी सैंक्शन लिमिट है, लेकिन अभी आपने लोन उसमें से 40 मिलियन लिए, तो जो 10 मिलियन है उसको जेल में रखते हुए सेंटेंस पढ़ा, जर्नल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू द कंपनी। अगला कॉमा से अगला कॉमा छोड़ दें, वो मैं बताता हूँ। एंड नॉट अवेल्ड, जर्नल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू कंपनी तो है, लेकिन अवेल नहीं किया। जो अवेल किया होगा वो कहाँ आ रहा होगा, इमा जमाना इमा लाइबिलिटीज में आ रहा होगा, लेकिन जो अवेल नहीं किया वो शेयर होल्डर्स को बता दें। अब इसके कॉमर्स के अंदर आया अदर देन ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिटर्स पर हमने किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, उसके साथ हमारी लिमिट एक डिसाइड हुई है कि हम 50 लाख तक की गुड्स खरीदेंगे और अभी 30 लाख की खरीदेंगे, तो उसका डिस्क्लोजर नहीं मांग रहा। बैंकों से जो लोन है उनमें से अगर अनअवेल्ड लोन है वो बताना है, किसके अलावा बताना है। ट्रेड क्रेडिटर्स का मतलब, ये ट्रेड क्रेडिट का मतलब ट्रेड पेबल्स है, परचेजेस वाली सही, ये बात सही, परचेजेस से रिलेटेड पेबल्स, पेबल्स अगेंस्ट परचेजेस, पेबल्स अगेंस्ट परचेजेस अगर है तो इनका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके सॉरी, ये पेबल्स अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ना पेबल्स आ रहे होंगे, मतलब अनअवेल्ड पेबल्स, मतलब ऐसी लिमिट जो अवेल नहीं हुई, क्रेडिट लिमिट ऑफ पेबल्स अगेंस्ट अनअवेल्ड लिमिट ऑफ पेबल्स अगेंस्ट परचेजेस, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। किसका है, बैंक लोन्स का है। अब इस तरह से कहते हैं बैंक लोन अगर अनअवेल्ड है, अनअवेल्ड वर्ड समझ आ गया, क्या है अनअवेल्ड, मतलब ऐसा लोन जो हमने एग्री किया हुआ है लेकिन अभी लिया नहीं, अनअवेल्ड है, ले सकते हैं। ओके प्लीज। अच्छा, इसके नीचे लिखा दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिफ्थ शेड्यूल। इस वक्त हम कौन सा शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पेज पे 231 पे, बताइए किस पे एप्लीकेबल है, लिस्टेड और उनकी सब्सिडीज पे। लेकिन क्या कोई अनलिस्टेड कंपनीज भी होती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, उन पे फिर फोर्थ शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है, उन पे फिर एक और शेड्यूल एप्लीकेबल है फिफ्थ। तो साथ साथ इसलिए लिखा हुआ कि यहाँ आपको ये पता चलता रहेगा कि ये डिस्क्लोजर फिर सिर्फ कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो बाकी वो फिफ्थ के भी तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, लेकिन वो किस पे एप्लीकेबल होगा, अदर देन लिस्टेड कंपनीज। तो अदर देन लिस्टेड कंपनीज जो रह जाएंगी, बाकी प्राइवेट हो अनलिस्टेड हो। ये वर्ड सुने वाले, प्राइवेट अनलिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड, ये कंपनीज जो अदर देन लिस्टेड एंड सब्सिडीज होंगी, उन पे फिर ये फोर्थ की बजाय एक और स्केड्यूल बना दिया जो तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं है, बस इसीलिए शायद जहां लिखा। एक एग्जांपल पढ़ लो, फैसिलिटीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटीज। लेटर ऑफ क्रेडिट्स का वर्ड यूज होता है जब आप इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो इंपोर्ट वर्ड लिखना। लेटर ऑफ गारंटी का मतलब होता है जब बैंक से कोई गारंटी दी हो, बैंक गारंटीज। एलसी का भी वर्ड शायद वैसे ही कभी सुना हो। अगर आप इंपोर्ट करना है तो असल में आप होंगे पाकिस्तान में और सप्लायर होगा पाकिस्तान से बाहर, तो अब पेमेंट सिक्योर करने के लिए फिर बैंक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो बैंकों के साथ जो एग्रीमेंट होता है इंपोर्ट स्टेज पे, उसे फिर एलसी बोलते हैं। और समटाइम्स लोगों के किसी अगर कंपनी से आप डीलिंग कर रहे हो तो कंपनीज फिर आपसे कहती हैं कि आपसे डीलिंग हम तभी करेंगे जब आपके बिहाफ पे कोई गारंटी देगा हमें आपकी। तो फिर वंस अगेन बैंक्स बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां फिर एक गारंटी सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपके लिए इंपोर्ट से रिलेटेड है, एलसी वर्ड लिखा मैंने साथ, और लेटर ऑफ गारंटी मींस बैंक ने अगर कोई गारंटी दी है। तो अब ये वर्ड जरा ध्यान में रख के पढ़ने और आगे, फैसिलिटीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी अमाउंटिंग टू रुपीज एंड रुपीज, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिव दिए होते हैं, रिस्पेक्टिवली आर अवेलेबल टू द कंपनी अगेंस्ट लियन। अब लियन यहाँ सिक्योरिटी के लिए वर्ड है,
नहीं सिक्योरिटी, ये प्लेज सिक्योरिटी मॉर्टगेज, उसी तरह एक लियन भी है वर्ड। तो ये वर्ड जो आ रहे हैं इनको जस्ट एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वरना ये लिखे होंगे हमने एज इट इज देख के लिख लेंगे। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग शेयर्स जरा ध्यान बनाएंगे। In financial statement issued after initial and subsequent public offering, शेयर इश्यूएंस की एंट्री बोल रहा है। अब ये जो कैश आया ना, अब आपने ये बताना है इस कैश का आपने क्या किया, जो लोगों से पैसे लिए हैं इस पैसे को आपने कहाँ इस्तेमाल किया है, ये शेयर होल्डर्स को बताना है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर इनिशियल एंड सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग, पहली दफा शेयर इशू करें या बाद में करें, ऑफ सिक्योरिटीज और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये पता है इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा, शेयर्स इशू करें या डिबेंचर इशू करते हैं। implementation of plans और issuance of debt securities, implementation of plans as, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ये शेयर्स इशू करते हैं तो एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, कंपनी नो अपने सारे पढ़े होंगे आपने, उस प्रोस्पेक्टस में आपने बहुत खूबसूरत तस्वीरें खींची होती है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि जो आपने कहा था उस प्रोस्पेक्टस में अब शेयर होल्डर्स को बताएं उसमें से कौन कौन से वादे इंप्लीमेंट हो गए। पैसे लेने के बाद सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने बताना इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एज डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस, और समटाइम प्रोस्पेक्टस इन लियो ऑफ भी कोई होता था, स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। तो मतलब प्रोस्पेक्टस है ये कोई और ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है। विद रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स रेज्ड शैल बी डिस्क्लोज्ड टिल, अच्छा ये कब तक डिस्क्लोज देते रहना। मसला आपने फॉर एग्जांपल मैं कहा था हम मशीनरी हम लैंड लेके नया प्लांट लगाएंगे, आपने बताना है भाईजान क्या लैंड ले ली है, जी अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है, क्या मशीनरी लगाना शुरू कर दी है, हाँ जी लगाना शुरू कर दी है। कब तक ये डिस्क्लोज देते रहने अगर ईयर्स गलत, जब तक फाइनली वो सब कुछ ना हो जाए जो वादे आपने उस डॉक्यूमेंट में किए थे शेयर होल्डर्स। आई होप हेडिंग समझ आ गई हो। क्या हेडिंग है इसकी, शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसे लिए थे उन पैसों को लेने की जो कमिटमेंट्स की थी आपने, उन पैसों के बदले जो आपने कमिटमेंट्स की थी कि हम क्या क्या करेंगे अपने प्रोस्पेक्टस में, उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से आपने डिस्क्लोज करना। एक पढ़ने जरा नीचे इलस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोजर नंबर 14, कंपनी रेज द फंड्स थ्रू आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू मीट द expected increase in demand for tires and tubes to achieve higher level of automation in their existing production facilities to bring in cost efficiencies. Out of net 1.8 out of net IPO's proceeds of 1875 million, the expenditure has been 78% वगैरह खर्चा हो गया। ठीक है, तो वंस अगेन हमारे ज़हन में आना क्या चाहिए अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन हमें चीज मिले, किसको भी डिस्क्लोज करना है, किस नाम से, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफर। ये ठीक है जी ऑनलाइन जी, जरा हेडिंग्स उनके बताएंगे अभी तक कौन कौन सी हेडिंग्स हो गई। नुमान साहब हेडिंग्स बता दें बच्चों को यार, पेज नंबर 231 से सिर्फ अगर हेडिंग्स पूछी जाए आपसे, जनरल रिक्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ा, फिर पेज 231 के एंड पे डी में क्या क्या पढ़ा, जनरल इंफॉर्मेशन किस किस की देनी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इमोबल प्रॉपर्टीज, कैपेसिटी, एम्प्लॉइज, एसोसिएटेड कंपनीज। ये जिस तरीके से मैंने इस वक्त आपके सामने बोला है आपको भी ये अंडरलाइन वर्ड इसी तरीके से नजर आना चाहिए। पेज नंबर 234, उसके बाद एग्जांपल्स है सारी, इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चंस अब कर लेंगे तो शायद इन एग्जांपल्स की जरूरत नहीं। 234, अगर एसोसिएटेड कंपनी है किस पाकिस्तान से आउटसाइड है और उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन होगी तो तीन लफ्ज क्या ज़हन में आना चाहिए, नाम बताना है, एसोसिएशन की बेसिस बतानी है और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बतानी है। नेक्स्ट पेज पे अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी अनअवेल्ड है तो उसके बारे में शेयर होल्डर्स को बताना है। उसके बाद अगली कौन सी चीज आई है, प्रोसीड्स फ्रॉम ऑफरिंग ऑफ शेयर्स बताना है। ये वो अभी पता चलेगा आपको, ये आप ऐसे परेशान हो रहे हैं,
हम कैसे लिखेंगे इंशाल्लाह वो भी हम लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे पहले ये देख लें। ये पेज नंबर 235 के एंड पे हम है, लिखा हुआ है लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स इन, ये लोन लिए हुए लग रहे हैं, एडवांसेस लिए हुए लग रहे हैं, या ये लोन एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स की हुई लग रही हैं। लोन्स इन, लोन दिए हुए, एडवांसेस दिए हुए, एडवांस में पैसे दिए हुए, या इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट्स की बात होगी। लेकिन किसको दिए हुए या किस में इन्वेस्टमेंट की हुई। तो इन केस वेयर कंपनी हैज गिवन लोन्स और एडवांसेस, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तानी कंपनीज बाहर के मुल्कों की कंपनीज को लोन देती हैं, और हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन फॉरेन कंपनीज फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। ये ढूंढे दी। सबसे पहले क्या बताया, नाम, आगे आगे ज्यूरिसडिक्शन जहां वो है, कंपनी का नाम, किसका नाम अपना, उसका नाम और वो कहाँ है, किस मुल्क में है, नेम एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी कौन होगा, तो ये अभी एग्जांपल में देखते हैं। अमाउंट बतानी है, बहुत लोकल करेंसी में अगर दी वो भी बतानी है, अगर फॉरेन करेंसी में डॉलर देनी है वो भी बताना है। टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी है, टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब किस रेट पे दिए, किस इंटरेस्ट रेट पे है, कब वापस लेने, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, कोई सिक्योरिटी दी भी है नहीं, ठीक है। अमाउंट रिसीव, कितने पैसे वापस भी लेनी है। डिटेल ऑफ ऑल लिटिगेशंस अगेंस्ट, अगर वो नहीं दे रहे तो उसके अगेंस्ट में कोई कोर्ट में केस किया हुआ तो वो भी बताना है, अगर वापस नहीं कर रहे। ऐसे ही होते हैं लोग बेचारे, लेके पाकिस्तानियों से लेके इधर उधर निकल जाते हैं। एनी डिफॉल्ट ब्रीच रिलेटिंग टू द फॉरेन लोन, फिर अगर डिफॉल्ट ब्रीच होने शुरू हो गए वो भी बता देने। एंड एंड में गेन लॉस इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जी सर, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेची है तो कैश डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, उस पर गेन होगा या लॉस होगा। नोट लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन 2 to 8 ढूंढना था पिछले पेज पे, इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिफ्थ शेड्यूल। क्या मतलब 2 to 8 का, सिर्फ पहला किस केस में बताना है ना, अदर देन लिस्टेड कंपनी। 2 to 8 में सारे निकल गए। फिफ्थ शेड्यूल किस पे एप्लीकेबल है, नहीं अनलिस्टेड सही नहीं है, अदर देन लिस्टेड, अदर देन। एक एग्जांपल फॉरेन एंटिटीज, जी सर, हेडिंग्स बनी हुई है शायद, नेम एड्रेस, नेम एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है जी। ये 2 एग्जांपल्स पहले बनी हुई, मतलब 2 नाम लिखे हैं उसमें, लंबे लंबे नाम, बेनिफिशियल ओनर्स, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब टर्म्स एंड कंडीशन में उसमें सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिख दिया, अगर डेफिनेटली रेट होगा, रीपेमेंट की कोई टर्म्स होंगी, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ आ जाएगा। अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, ये था सारे वही। डिटेल ऑफ लिटिगेशन नन क्यों है, डिफॉल्ट नहीं हुआ, गेन लॉस क्यों नहीं हुआ, अभी बेचा नहीं होगा, तो अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो ठीक है जी। देन आगे नंबर 4, कहां से आ रहा है नंबर 4, वहीं से चल रहा है भी शायद। फॉरेन ट्रेड डेटर्स, ये क्या होते हैं, नहीं अगर क्या किया हुआ आपने, हाँ जी, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट अगर की हुई तो बाहर से पैसे आने हैं। इन केस वेयर कंपनी हैज मेड एक्सपोर्ट सेल, फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स शैल बी मेड। अगर एक्सपोर्ट सेल हुई है तो फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स, रिसीवेबल्स। अगर है 2 चीजें बतानी नहीं ढूंढना, नेम, लेकिन कब, हाँ ये भी अंडरलाइन करें, अगर कोई रिलेटेड पार्टी है, अदरवाइज नहीं है शायद। एंड नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज, अब ये कौन सी डिफॉल्टिंग पार्टी, रिलेटेड पार्टी, नहीं ये नहीं शायद। रिलेटेड पार्टी अगर है तो उसका नाम बताना, अगर बेचा है तो अगले नाम शायद तब बताने अगर डिफॉल्ट की है, और रिलेशनशिप अगर है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी। ये सही समझ नहीं आ रहा, ये क्या पता, पॉइंट 1 में, पॉइंट 1 कब बताना, नाम तब बताना है जब रिलेटेड पार्टी हो, लेकिन अगर किसी ने डिफॉल्ट की है तो फिर उसका नाम बताना है, और अगर उसके साथ रिलेशनशिप है तो वो भी बताना है, और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो फिर भी नाम बताना है, डिफॉल्टिंग का बताना।
और डिफॉल्ट अमाउंट पता नहीं। इट मीन शायद अगर रिलेटेड पार्टीज के अलावा कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उस केस में डिस्क्लोजर तभी देना है अगर उसने डिफॉल्ट किया। हाँ, अगर रिलेटेड पार्टी ने ही डिफॉल्ट किया है तो फिर उसका नाम भी बताना था और उसका फिर रिलेशनशिप भी बताना था डिफॉल्ट की वजह से। पॉइंट 1 कब एप्लीकेबल होगा डिस्क्लोजर का? जब रिलेटेड पार्टी है। और पॉइंट 2, अगर डिफॉल्ट किया है तो फिर शायद रिलेटेड पार्टी जरूरी नहीं है। और ये डिस्क्लोजर कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है? एग्जांपल पढ़ेंगे। इंक्लूडेड इन ड्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाएगा, उसमें आ रहे होंगे फॉरेन रिसीवेबल्स, कहाँ पे? करंट एसेट्स में। लेकिन डिस्क्लोजर में जब आप जाएंगे तो बताएंगे इंक्लूडेड इन ड्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर इज एन अमाउंट कंपैरेटिवली रिसीवेबल फ्रॉम ABC shoe company Peru against export sale made by the company during the year. The company made export sale amounting to rupees through bank contracts. अब ये डिस्क्लोजर अगर दिया हुआ है तो शायद इसकी क्या वजह होगी कि ये जो कंपनी है कौन सी होगी? रिलेटेड होगी। नहीं, डिफॉल्टिंग लग नहीं रही, मैंने इसलिए रिलेटेड कहा। ये पीरू को कहाँ पे है? एक मुल्क है यार, साउथ अमेरिका में एक मुल्क है। क्लियर है सर? देन कहते हैं शरिया कंप्लायंस। अगर किसी कंपनी ने किसी इस्लामिक बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस की हैं, तो मिजान बैंक या किसी दुबई इस्लामिक बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये डिस्क्लोजर देने हैं। लेकिन ये भी कहाँ एप्लीकेबल है? सिर्फ पोस्ट स्केड्यूल का मतलब लिस्टेड या उसकी सब्सिडीज में बस देंगे। पढ़ लेना, शरिया कंप्लायंट कंपनीज एंड कंपनीज लिस्टेड ऑन, बल्कि सॉरी ये शायद क्या लिखा हुआ, शरिया कंप्लायंट कंपनीज एंड कंपनीज लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स। ये किन कंपनीज ने डिस्क्लोजर देना है? अंडरलाइन करें, जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज है, मींस जिन्होंने शायद अल्टीमेटली इस्लामिक बैंक से ट्रांजैक्शंस की हैं एंड लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स भी कोई होगा। शेल डिस्क्लोज नंबर 1 क्या क्या बताना है? अब ढूंढेगा। लोन्स बताने हैं, ऑब्टेन्ड या गिवन। ये लायबिलिटीज हैं या एसेट्स हैं? ये लिए हुए हैं। शरिया कंप्लायंट बैंक डिपॉजिट्स, अब ये क्या है? अगर वहां पैसे रखवाए हुए हैं, बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंसेस, कहाँ अकाउंट खुलवाया हुआ? शरिया कंप्लायंट बैंक से। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम, अगर उधर से प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम शरिया कंप्लायंट बिजनेस सेगमेंट। अब ये भी तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि हमने बिजनेस के कुछ हिस्सों को, जिस तरह ये HBL बैंक वैसे भी है और उसका इस्लामिक विंडो भी है, वहां पे नाम हो जाता है अमानत, दयानत, सदाकत, और इधर वैसे ही चल रहा होता है। तो एक ही बिजनेस का हमारा एक हिस्सा, हमने बिजनेस का एक सेगमेंट का हुआ, ये मिजान बैंक से डील करेगा, दूसरा IMF से। तो अगर ऐसे हुआ है तो फिर आपने क्या बताना? रेवेन्यू जो अर्न हुआ है बिजनेस सेगमेंट जो शरिया कंप्लायंट है तो वो अलग बताना। गेन लॉसेस डिविडेंड अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब? नहीं, शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट, अगर मिजान बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए तो उस इन्वेस्टमेंट के गेन्स डिविडेंड अगर को मिला है या गेन लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट बेच के। एक्सचेंज गेन अर्न फ्रॉम एक्चुअल करेंसी, फॉरेक्स, मार्कअप पेड, रिलेशनशिप विद शरिया कंप्लायंट। ये भी हो सकता है कि कंपनी का की रिलेटेड पार्टी हो, मिजान बैंक या कोई और बैंक रिलेटेड पार्टी, एसोसिएट है या सब्सिडरी। प्रॉफिट अर्न्ड और इंटरेस्ट पेड ऑन एनी कन्वेंशनल लोन और एडवांस। कन्वेंशनल के ये डॉलर नॉर्मल बैंक्स हैं, अदरवाइज जो इस्लामिक बैंक्स के अलावा बैंक्स हैं। ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा? हमने लिखना है। तो इसका आई होप इसकी पकड़ी टेंशन ना ले। ये सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ने का मतलब ये कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और जैसे ही हम सवाल पढ़ेंगे हम जहन में हमारे आ जाना कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा, और बाकी डाटा उसने दिया हो तो हमने वो लिखी जाना। अभी देखिएगा हमने लिखी जाना। ये इसके एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल देखें। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में इस्लामिक फाइनेंसिंग भी आ रही है, उसके कंपैरेटिव फिगर्स दी हुई। द फैसिलिटी फॉर रनिंग मुशारका अवेलेबल, ये जो लोग MFA पढ़ रहे हैं उन्होंने शायद ये टर्म्स पढ़ी हो। Facility for running musharaka available from banks amounting to rupees, out of which the amount unused, profit margins, LIBOR, KIBOR, the markup on Islamic bank। ठीक है,
जी यहाँ तक अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पहला हिस्सा कौन सा खत्म हुआ है, पेज नंबर 231 पे है। जनरल रिक्वायरमेंट खत्म हुई है सर। जनरल रिक्वायरमेंट में ए था, बी था, सी था और मेरा ख्याल डी अब खत्म हुआ है। डी में हेडिंग्स बोलते हैं क्या क्या है। जनरल इंफॉर्मेशन आई है, उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनी की हेडिंग आई है, उसके बाद फिर जनरल नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आई है और उसके बाद काफी कुछ आता रहा है, फॉरेन डेटर्स आए हैं और इर्द गिर्द बीच में कुछ और भी आ गया और आखिरकार अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में आ गई। अब यहाँ से ऑनवर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में रखें। IAS 16 वगैरह या जो भी अदर स्टैंडर्ड होंगे वो एज इट इज एप्लीकेबल है। हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं जो कंपनी लॉ में रिक्वायर्ड है कि हमने शेयर होल्डर्स को बतानी है। आपके नाम के साथ जो अकाउंटेंट के साथ एक और वर्ड आता है, कौन सा आता है जो पहले आता है, उसकी वजह ये है कि आप डिस्क्लोजर बना लेते हैं, वरना डेबिट क्रेडिट तो मेरे जैसे भी लोग कर लेते हैं। डिस्क्लोजर्स कहाँ कहाँ है, कैसे लिखा जाता है, ये आप ही कर सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स है जी कुछ। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स किसकी बहस होनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हेड से। नहीं, पिछला भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही था, मैंने वैसे ही आपको जरा हौसला दिया है कि आपकी भी बातें हो रही। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज्ड एज सेपरेट लाइन आइटम, किसे कहते हैं, ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले सफे पे अलग नजर आनी चाहिए ये चीजें, शायद हम दिखाते भी हैं। रिवैल्यूएशन नजर आती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ, इक्विटी में। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स कहीं नजर आते होंगे, कहाँ, नॉन करंट एसेट्स में। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड पेएबल पेएबल, लेकिन अगला एक वर्ड आ रहा है अनक्लेम डिविडेंड। नहीं, अनपेड ये होता है डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड डिक्लेयर्ड की एंट्री पर है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। देन कंपनीज ने ये डिविडेंड विद इन 10 डेज 10-15 डेज में पे करना होता है। तो कंपनी उसके लिए क्या करती है, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्ड एड्रेसेस पे एक बैंक ड्राफ्ट बना के भेज देती है। कंपनी क्या एंट्री करेगी, पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ये पेज हमने भिजवा दिया। अब ये अगला काम शेयर होल्डर का है कि वो अपना ये बैंक ड्राफ्ट जो है वो बैंक में जमा करवाए ताकि कंपनी के अकाउंट से पैसे निकल। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई आप जैसा अमीर आदमी है जो शेयर होल्डर है, आपके घर के एड्रेस पे एक कंपनी के नाम से एक लेटर आया, आपने उसे पकड़ के रख लिया गई और पढ़ने का आपको बहुत शौक था, पढ़ने का आपको, किताबें पढ़ने का आपको बहुत शौक था, तो वो किताबें उसके ऊपर आना शुरू हो गई, वो सफा नीचे दबता गया, किताबें ऊपर आ गई। मीशो से आपने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तब कंपनी देना चाह रही है लेकिन आप क्या नहीं कर रहे, क्लेम नहीं कर रहे। तो ऐसा डिविडेंड जो कंपनी की तरफ से तो पे हो गया है लेकिन शेयर होल्डर नहीं ले रहा, उसे बोलते हैं फिर अनक्लेम डिविडेंड। अब एंट्री सुने में से तरतीब से। नंबर 1, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। किस दिन, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। फिर जब पे करेंगे पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन फिर इसकी भी एक लिमिट होती है, शायद आपने कहीं सुना हो, ये 6 महीने के बाद चेक वैसे ही वैलिड नहीं रहता। और एक और भी चीज आपने सुनी, शायद आपके जहन में आ गई, बताता हूँ। फिर अगर आप ये 6 महीने ऐसे गुजर गए तो देन फिर एक और एंट्री होगी अनक्लेम डिविडेंड क्रेडिट और बैंक डेबिट। अब ये एंट्री रिवर्स होनी है, लेकिन अब हमारे लिए तरफ से ये पेबल नहीं है, ये शेयर होल्डर ले नहीं रहा। हाँ, अगर वो कभी भी आ जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। तो अनक्लेम डिविडेंड भी लायबिलिटी है। फर्क क्या दोनों में, डिविडेंड पेएबल क्या है, हमने अभी देना है, और अनक्लेम क्या है, हमसे लिया नहीं जा रहा है लेकिन डेफिनेटली लायबिलिटी रहना है। लेकिन मेरे ख्याल लॉ में एक नई प्रोविजन है ये शायद कि 5-7 साल बाद अगर कोई क्लेम ना ले रहा हो तो गवर्नमेंट को दे दे, है लॉ में मेरे ख्याल। ये आप लोगों ने मुझे पिछली दफा बताया था, है क्या सर? 5-7 साल तो 10 साल है शायद, यानी कि लॉ के भी वही हालात है। अनक्लेम का मीनिंग बताइए, शेयर होल्डर इज नॉट टेकिंग, 5 साल बता रहा है मेरे ख्याल ये है कोई, शेयर होल्डर इज नॉट क्लेमिंग डिविडेंड। कितने अरसे तक ये अनक्लेम डिविडेंड लायबिलिटीज में आता रहेगा? नहीं, जब तक वो क्लेम नहीं करेगा। और अगर लॉ में कोई लिमिट है, फॉर एग्जांपल
तो फिर हम गवर्नमेंट को दे देंगे, और अगर वो हमारे पास आया तो हम कह देंगे आपकी हुकूमत के पास है, जाके वहां से ले लो, हमने तो लॉ को कंप्लाई कर दिया है। फर्क क्लियर हो गया? अनपेड क्या है और अनक्लेम्ड क्या है? दोनों लाइबिलिटीज हैं, लेकिन अनपेड हमारी तरफ से रहता है और अनक्लेम्ड शेयर होल्डर नहीं ले रहा, तो इसको अलहदा दिखाना है। किससे अलहदा दिखाना है? पेएबल से। और फाइनली आगे कैश एंड बैंक। ये 500 पॉइंट्स के बारे में क्या कह रही है फर्स्ट लाइन? कि इनको अलहदा लाइन के तौर पे नजर आना चाहिए, मैं इसे नोट्स में ना नजर आए, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हेडिंग्स में नजर आए। डेफिनेटली रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां नजर आएगा? बोल दें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, नॉन करंट एसेट्स में, अनपेड हो या अनक्लेम्ड हो, करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, और कैश एंड बैंक जो है करंट एसेट्स में नजर आएगा। देन आ जाए फिक्स्ड एसेट्स। अब जरा हम तरतीब से सॉर्ट ऑफ शुरू करेंगे, पहले शायद एसेट्स आएंगे और उसके बाद फिर लायबिलिटीज की तरफ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, where any property or asset acquired with the funds of the company and is not held in the name of the company. प्रॉपर्टी एसेट खरीदा किसके पैसों से? एंड नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। असल में कंपनी चलाता कौन है, किसके बेहाफ पे? डायरेक्टर्स चलाते हैं शेयर होल्डर के बेहाफ पे। तो पैसे किसके हैं? कंपनी के पैसे मीन शेयर होल्डर के पैसे। लेकिन क्योंकि सारी जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो डायरेक्टर्स के पास होती है, तो समटाइम्स हो क्या सकता है कि एसेट खरीदा गया हो कंपनी के पैसों से और नाम करवा लिया हो डायरेक्टर साहब ने अपने, तो हम रोक नहीं सकते हम अकाउंटेंट्स। लेकिन लॉ हमसे क्या कहता है कि ये शेयर होल्डर्स को अंग्रेजी में लिख के बता देना पैसे किसके, लेकिन एसेट किसके नाम नहीं है, किसी डायरेक्टर साहब के नाम होगा, हो सकता है डायरेक्टर साहब ने अपने बच्चों के नाम किया हो, तो हमने डिस्क्लोजर कर देना। और या नॉट इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी, पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, पैसे कंपनी के, नाम भी कंपनी के, लेकिन गाड़ी चला रहा है डायरेक्टर साहब का बेटा। नॉट इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी। दिस फैक्ट, हमारा काम सिर्फ क्या है, इस हकीकत को along with the reason for a property or asset not being in the name or possession of the control of the company shall be stated, underline। हमारा काम क्या है? क्या ये हकीकत बता देनी है और साथ ही रीजन बता देनी है। रीजन क्या होगी? डायरेक्टर साहब की मर्जी। एंड डिस्क्रिप्शन, साथ साथ एंड डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और एसेट। फिर नाम भी उसका बताना है एसेट का। अब ये भी हो सकता है कोई घर लिया हो, डिस्क्रिप्शन वैल्यू समझेंगे, अमाउंट कितनी है कौन सी प्रॉपर्टी है, द पर्सन फिर किसके नाम है, किसके कंट्रोल में है, शैल बी डिस्क्लोज्ड। क्या क्या बताई जाना है? बोल दे मेन वर्ड्स। हकीकत, सबसे पहले हकीकत बताइए, बताना ये है, फिर उसमें डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, फिर किसके नाम है या किसके कंट्रोल में है, ये सब कुछ आपने बताना है। तो 1 2 3 4 5 चीजें, 5 चीजें टिक लगाना, मतलब इन्हीं पर नजर पड़ जाए। बस फैक्ट बताना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, वैल्यू बतानी है और फिर किसके नाम अगर है तो वो बताना है, और पोजेशन या कंट्रोल में अगर किसी के है तो वो बताना है। कैसे बताना है? नीचे पढ़े, लैंड मेजरिंग 2 canals and 2 मरला in possession of the company acquired in 2014 at a cost of 57,800,000 is not in the name of the company due to pending। ये क्या हुआ? खरीद ली है लेकिन जिससे खरीदी थी उसने नाम ही नहीं की है, और लॉ में और कोर्ट में केस चल रहा है। Land merging the 10 canal is neither in the name of the company nor in the possession of the company. The company paid 75,000 in July 2017 for land to be acquired from Pakistan Railway through the open auction। बोली लगी थी, हमने खरीद ली थी। The auction was later challenged and किसी और बंदे ने जो बोली लगा रहा था कोर्ट में चला गया कि ये ऑक्शन ही सही नहीं हुई, यहाँ का मेरा बंदा था, इसने आवाज पहले लगा दी, हालांकि मेरी आवाज पहले निकली थी, मेरे पास एविडेंस मौजूद है और मैं उसे प्रूव कर रहा हूँ। 5 साल गुजर गए, टाइम लगता है सर, क्या हो। मैंने मतलब आपको डायरेक्टर्स की एग्जांपल बताई है, लेकिन यहाँ रियल लाइफ ऑफ स्टोरी भी आपके सामने आ गई। स्टोरी थी क्या? आप अगले पेज पे आ गए, जरा पिछले पेज की जरा स्टोरी बता दें बगैर पढ़े।
लैंड एंड बिल्डिंग शेल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन, बड़े हो गए आप, नेक्स्ट पेज पे बताएं फ्री होल्ड लैंड क्या और लीज होल्ड क्या। सही कहा आपने, लेकिन लीज होल्ड क्या है? अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई अपनी भी है, ओन का मतलब होता है, फ्री होल्ड का मतलब ओन, अपनी अलहदा बताएं अपनी कितनी है, और अगर लीज पे है तो अलहदा बताएं। स्केड्यूल ज़हन में लाएं, स्केड्यूल किसका, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें लीज अलहदा कॉलम और ओन अलहदा कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड अंडरलाइन कर लिखा फोर्स्ड सेल वैल्यू, सेंटेंस पूरा कर लें, शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन। कैसे होती है, किसको किससे कंपेयर करते हैं, कैरिंग अमाउंट का फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, जो निगोशिएटेड प्राइस होती है, जो निगोशिएटेड प्राइस है वो मार्केट वैल्यू होती है, और हमेशा रिवैल्यूएशन आप उसी की बेस पे करेंगे। यहाँ शुरू के 3 वर्ड्स अंडरलाइन करें। आपने बताना है फोर्स सेल वैल्यू को। फोर्स सेल वैल्यू का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स कनाडा में रहता है और कनाडा के हालात से तंग है और फौरन वो अपने आबाई इलाके सियालकोट में आके वापस बसना चाहता है, तो उसने क्या किया, उसने कहा जी मैंने अगले दिन ये कनाडा छोड़ जाना है, तो मेरी ये जो फैक्ट्री लगी हुई है कनाडा में, जो रातों रात मुझे जिस प्राइस पे खरीद लेगा मैं उसे बेच के भागना चाहता हूँ। तो जल्दबाजी में निगोशिएटेड प्राइस अगर नहीं है तो उसे फोर्स सेल वैल्यू भी कहते हैं, अननिगोशिएटेड। असल में फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, जो निगोशिएटेड प्राइस होती है, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप प्रॉपर निगोशिएशन कर रहे हैं, निगोशिएशन के रिजल्ट में जो प्राइस फाइनल होगी वो होती है फेयर वैल्यू। और फोर्स सेल वैल्यू का मतलब जल्दबाजी में अगर आप बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, उसे फोर्स सेल वैल्यू कहते हैं। तो इसका सिर्फ क्या करना है, इसकी बेस पर वैल्यूएशन करनी है, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। तो फोर्स सेल वैल्यू मींस अननिगोशिएटेड, जल्दबाजी वाली, अननिगोशिएटेड। अर्जेंट सेल, जल्दी, मुझे जल्दी है, मैं तंग आ गया हूं हालात से, अर्जेंट सेल की वैल्यू। इससे फर्क होगा, वैसे ज्यादा मिल जाएगी ना। अगर किसी को पता चल गया जल्दबाजी जल्दी में है तो बस फिर तो कह देगा चीज दे दो यार, लेनी पैसे क्या हो गए, इतनी जल्दी के, मैं भेज दूंगा। तो बहरहाल एक टर्म है, ये कब बतानी है, चलो ये भी बताएं। अगर नहीं रिवैल्यूएशन अगर होगी और ये अवेलेबल है तो हम डिस्क्लोज कर देंगे। रिवैल्यूएशन के वक्त अगर फोर्स सेल प्राइस गिवन है तो रिवैल्यूएशन इसकी बेस पे नहीं करनी, इसका सिर्फ एक डिस्क्लोजर है। रिवैल्यूएशन कैसे करनी है, देन इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये शायद आपको FR1 में पता चल याद आ जाए, अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, कौन सी चीज आ रही है, डिस्पोजल है। लेकिन ये डिस्क्लोजर कब एप्लीकेबल है, इफ द एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट exceeds 5 million rupees, कंसंट्रेशन रखनी है जरा। हाँ जी, अगर क्या हो, WDV क्या हो, एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड कर जाए 5 million, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एसेट which has a book value of 500,000 rupees or more shall be disclosed। पहले तो ये फाइनल करनी नीचे, ये वाला इशू नहीं। फिक्स एसेट्स को अगर बेचा है तो ये डिस्क्लोज देना कब है, अगर बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है सब एसेट्स की जो बेचे हैं, तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ईच एसेट के तब बताने हैं अगर उस ईच एसेट की बुक वैल्यू कम से कम 5 लाख या उससे ज्यादा हो। मसलन फॉर एग्जांपल 6 मिलियन बुक वैल्यू है एग्रीगेट, लेकिन कोई भी एक एसेट ऐसा नहीं है बीच में जिसकी इंडिविजुअल बुक वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। बताएं, नीचे वाला डिस्क्लोजर देना, सर देना है सर, कब देना है, क्या किससे ज्यादा हो और फिर किसका क्या किससे ज्यादा हो। अगर फॉर एग्जांपल एक ही एसेट है, फिर उसकी बुक वैल्यू 4 मिलियन और एक ही एसेट है, तो एग्रीगेट कितना बनेगा 4 मिलियन और इंडिविजुअल की 4 मिलियन। क्या 4 मिलियन वाले एसेट का डिस्क्लोजर देना है, नहीं देना है। कब देना है, एग्रीगेट 5 मिलियन से ज्यादा हो और फिर अगर उस एग्रीगेट के अंदर किसी एसेट की बुक वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा है तो फिर हर उस एसेट जिसकी 5 लाख या उससे ज्यादा बुक वैल्यू है, ये नीचे वाले डिस्क्लोजर है। समझ आ रहा है क्या तक, बोल दे रखता हूं दोबारा, क्या किससे ज्यादा हो, इन अदर वर्ड्स शायद अगर सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी तो इनसिग्निफिकेंट एसेट्स है तो वैसे टाइम वेस्ट ना करें। तो क्या क्या बताना ढूंढना है, कॉस्ट कब बताएंगे, वैल्यूड अमाउंट कब बताएंगे,
अगर कॉस्ट मॉडल वाला बेचा होगा तो कॉस्ट बता देंगे, और अगर इवैल्यूएशन मॉडल वाला बेचा होगा तो फेयर वैल्यू बता देंगे, बुक वैल्यू बताएंगे। एक ही नहीं होगी दोनों, 1 और 2 में डिफरेंस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। डब्ल्यूडीवी है सेकंड, कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी में फर्क क्यों होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर सेल प्राइस बतानी है, मोड ऑफ डिस्पोजल बताना है, बेचा कैसे था, ब्रैकेट पढ़े, बोली लगवाई थी, अखबार में कोई ऐड दिया था, या आपस में बैठ के किसी रेस्टोरेंट में नेगोशिएशन कर ली। ठीक है, मतलब डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं बेचने के। पर्टिकुलर द परचेजर, ये कौन है? बायर। असल में वंस अगेन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज लेती हैं गाड़ियां, एंट्री वाला है, कार डेबिट, व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट, उसकी यूजफुल लाइफ रख लेते हैं कंपनी वाले 3 साल, और पॉलिसी बना लेते हैं डायरेक्टर्स कि 3 साल बाद गाड़ी बेच के नहीं ले लेनी है, और 3 साल बाद खरीदता कौन है? डायरेक्टर, और पॉलिसी ये रख लेते हैं डब्ल्यूडीवी पे बेच देंगे। तो हम कर कुछ नहीं सकते, हम शेयर होल्डर्स को बता देंगे कि ये क्या मजाक हो रहा है। पर्टिकुलर परचेजर, किसकी गाड़ियां कौन खरीदी जाता है? पुरानी होगी, अब डायरेक्टर साहब खरीद के अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और दोबारा पॉलिसी बना लेते हैं कि डायरेक्टर साहब को नई गाड़ी मिलनी चाहिए, और वो लीज पे ले लेती कंपनी। नेक्स्ट लाइन, गेन डिस्पो लॉस हो सकता है? मैंने तो कहा था नहीं हो सकता। कब होगा? नहीं डायरेक्टर को नहीं। गेन लॉस कब होगा? जब डब्ल्यूडीवी और सेल प्रोसीड में फर्क होगा। रिलेशनशिप इफ एनी, अब ये भी इसलिए बताना, परचेजर विद द कंपनी और एनी ऑफ इट्स। अब सब टाइम डायरेक्टर खुद सामने नहीं आते, अपने डायरेक्टर साहबान अपने घर वाले किसी मेंबर को भी आगे नहीं लाते, अपने किसी दोस्त यार से कहते हैं यार मैं हूं ना। एग्जाम्पल बने जी कैसे बनाओ टेबल। पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स, नाम बताए नहीं कंपनी एसेट्स के नाम, गाड़ियां लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ बुक वैल्यू ग्रेटर देन 5 लाख, ये ठीक है। किसको बेचा? सोल्ड टू मिस्टर अयाज, मिस्टर सिकंदर, मिस्टर आमिर, कौन सा थे? कॉस्ट बताई, फिर बुक वैल्यू बताई, सेल प्रोसीड्स बताई, और गौर से देखें गेन लॉस कोई नजर नहीं आ रहा, और मोड ऑफ डिस्पोजल के एंड में कंपनी की स्कीम है, और बुक वैल्यू लेस देन 5 लाख जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, सिर्फ एक एग्रीगेट अमाउंट आ रही है। अगर किसी की बुक वैल्यू 5 लाख से कम थी तो उसको सिर्फ एक टोटल लिख दिया, उसका कोई डिस्क्लोजर एज सच नहीं, मतलब इंडिविजुअल एसेट्स का डिस्क्लोजर नहीं। वंस अगेन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो जरा देख के बता देंगे हम क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। कॉस्ट बता देंगे। अच्छा, ये टेबल जरूरी नहीं, जिस तरह हम ये डिस्क्लोजर बने देख रहे हैं इस तरह जरूरी नहीं है, इसका कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, वो इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे। आपने सिर्फ क्या क्या करना है बस वो रखना है। कॉस्ट बतानी है, बुक वैल्यू बतानी है, आगे बड़ी तरफ देखे 2-3 बोले। देन उसके बाद आ जाए टेबल के नीचे एंड में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिलहाल हम अभी एसेट्स में हैं, तो ये अगर लोन दिए हुए हैं विद रिगार्ड टू लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, विद डायरेक्टर। अब डायरेक्टर साहिबान समटाइम्स कहते हैं हमने बनाना घर, तो हम बैंक से लोन क्यों लें, वो तो इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम रेजोल्यूशन क्यों ना पास कर लें कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि डायरेक्टर्स को लोन देना है और वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। डायरेक्टर्स लोन पे इंटरेस्ट देना पसंद नहीं करते। हाँ मिल जाए तो ठीक है, मिल जाए तो कोई मसला नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और कंपनी ने डायरेक्टर्स को लोन दे दिया। आप एज एन अकाउंटेंट वहां शायद बैठे भी हों, आप कर कुछ नहीं सकते सवाए किसके, डिस्क्लोजर आप देंगे किस किस चीज का। नंबर 1 पर्पस, किसको बताने लगे आप? शेयर होल्डर को कि डायरेक्टरों को लोन क्यों दिए। देन पॉइंट नंबर 2 मैं भी डिटेल में बताऊंगा। नंबर 3 कोई है तो ढूंढना थोड़ा है नहीं, 2 ही है जी। पॉइंट नंबर 1 में क्या, नंबर 1 तो पर्पस समझ आ गया, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, स्विट्जरलैंड में जाना है वगैरह वगैरह, बच्चों ने सैर के लिए जाना था, जो भी पर्पस है। रिकंसिलिएशन रिलैक्स है, किधर सुनेंगे? रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड शोइंग डिसबर्समेंट
एंड रीपेमेंट। डिसबर्समेंट वर्ड कल परसों कहाँ है? डिसबर्समेंट आप क्लास में है किसी और क्लास में? डिसबर्समेंट कॉस्ट में आया, पैसे देना, डिसबर्स नहीं, रीपेमेंट वो डिसबर्स। असल में सर ये क्या ये रहा है, एक सेकंड बोर्ड पे देखना, लोन टू डायरेक्टर का एक लेजर बनाए, बल्कि बनवा दे पहले, लोन टू डायरेक्टर, फ्रॉम डायरेक्टर या टू डायरेक्टर, एसेट है, ब्रॉट डाउन, सपोज 10 मिलियन लोन पिछला आ रहा है, फर्दर लोन दे तो एंट्री बताएं, लोन डेबिट, लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये है लोन डिसबर्समेंट, फर्दर दिए। अगर नसीब अच्छे हैं कोई लोन वापस मिला तो एंट्री बताएं, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, सपोज 5 मिलियन, रिमेनिंग बैलेंस आ गया 30-25। इस लोन के लेजर को रिकंसिलिएशन वर्ड कल भी अपने IAS 41 में पढ़ा, रिकंसिलिएशन बनाते हुए क्या चीज स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या ये लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है? कैसे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन, डिसबर्समेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन ब्रैकेट लग जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन, ये लेजर बना लें। इस लेजर को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे तो ये रिकंसिलिएशन बन जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। डिसबर्समेंट मींस जरा क्लियर करना, पैसे देने को कहते हैं, डिसबर्स मींस कैश क्रेडिट, कैश जा रहा है, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, और रीपेमेंट ये हम नहीं कर रहे, रीपेमेंट हो रही है, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। इतना बेटा उसी तरह जहन में रहेगा जिस तरह मोबाइल की सारी ऐप जहन में रहती हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे एकदम मायूसी भुला दें। In case of any loan or advances obtained, provided, underline words, at terms other than, ये आर्म्स लेंथ एक टर्म है, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट टर्म्स। किसका मीनिंग बताया मैंने? आर्म्स लेंथ मार्केट टर्म्स। अब कहता है एट टर्म्स अदर देन मार्केट टर्म्स, अगर लोन दिया या लिया गया है, फिलहाल डेफिनेटली भी दिए की बात हो रही है, तो आपने रीजन बतानी है। मसलन जिससे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट फ्री दिया है, नॉर्मली तो इंटरेस्ट फ्री कोई भी नहीं देता है मार्केट में, रीपेमेंट हमने 10 साल बाद लेनी है, नॉर्मली तो सालाना मैक्सिमम ले लेगा या 2 साल बाद चले हो जाएगी। तो अगर टर्म्स ऐसी हैं जो मार्केट टर्म से हटके हैं, तो फिर उसकी हमने रीजनिंग बतानी है कि ऐसा कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्यों किया, तो फिर उनसे पूछ लेंगे क्यों किया, और वो यही कहेंगे कि यार हमारा दिल कर रहा, लेकिन हम शेयर होल्डर्स को बता देंगे कि ये डायरेक्टर्स की मर्जी के मुताबिक हो। ठीक है? असल में प्रॉब्लम क्या है, कंपनी किसकी है, चला कौन रहा है, साइनिंग अथॉरिटी कौन है, तो डायरेक्टर्स समटाइम्स अपनी इस पोजीशन को मिस यूज कर लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स को सब कुछ बताने का मकसद ये है कि वो एजीएम में आए और ये सब कुछ पढ़ा के आए और डायरेक्टर साहिबान से हिसाब किताब ले लें, क्या हमने आपको इसलिए वोट दे के डायरेक्टर बनाया था, ये डायरेक्टर बनते कैसे, वोटिंग कौन करता है, शेयर होल्डर्स के वोट्स होते हैं, तो क्या हमने इस दिन के लिए वोट दिए थे, वो कहेंगे आपका क्या ख्याल। नेक्स्ट लाइन, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एडवांसेस टू एसोसिएट्स, ये कौन होते हैं, एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। अगर ये लोन एडवांसेस किसको दिए हुए हैं तो क्या क्या बताना है, ढूंढने लिए, नाम, टर्म्स का मतलब टाइम पीरियड भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल क्या होता है, नहीं सिक्योरिटी को कहते हैं, अगर सिक्योरिटी को ली हुई है, दी नहीं हुई, ये लोन दिया हुआ सिक्योरिटी लेंगे। फॉर एक सेकंड छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। 5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, नहीं प्रोविजन है अगर डाउट हो गया नहीं मिलेंगे। और लास्ट वन क्या लिखा है, राइट ऑफ, और अगर उम्मीदें दम तोड़ गई
किसको पैसे दिए हुए थे? प्रोविजन कब बनाएंगे? जब डाउट होगा। और राइट ऑफ कब कर देंगे? जब कहानी खत्म हो जाएगी। तो दिया था एसोसिएट्स को, अगर वो नहीं दे रहे या नहीं देंगे तो फिर अलाउंस भी बन सकता है और राइट ऑफ भी हो सकता है। नंबर 4 पे एक मिनट आया, वो कहता है मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द, ये एक छोटी सी मैं वर्किंग करूंगा, ये फिर आपने कहीं नोट भी करनी हो, मैं बाद में बताता हूँ। पहले एक छोटी सी वर्किंग देखिए। एक लेजर्स एनिमल है, लोन टू रिलेटेड पार्टी, तो एसोसिएट है या सब्सिडी है फॉर एग्जांपल। लोन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। एंट्री बोले लोन सपोज दिए 100 मिलियन, सपोज आपने लोन दिया, ये दिया आपने लोन 1 जनवरी 2022 पे। देन आपने इस 15 जनवरी को दोबारा फिर और लोन दे दिए, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 300 मिलियन। लेकिन मैं जरा मंथली वर्किंग कर रहा हूँ, जनवरी के महीने का क्लोजिंग बैलेंस, फरवरी के स्टार्ट पे फिर हो गया 300, क्लोजिंग बैलेंस 300। इस महीने कोई मूवमेंट नहीं हुई फरवरी में। अब मैं फिर मार्च के स्टार्ट पे आ गया, सपोज मार्च में 10 मार्च को दोबारा फिर लोन दे दिया 800 मिलियन, क्लोजिंग हो गया 1100 मिलियन। उसके बाद फर्ज करें अभी कौन सा महीना एंड हुआ है जानते भैया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आया, कोई मूवमेंट नहीं हुई, ब्रॉड डाउन बताए 1100। 30 दिसंबर की डेट आई, खतरा ये पड़ा कि अगर इतना बड़ा रिसीवेबल तो एसोसिएटेड कंपनी शेयर होल्डर्स को नजर आ गया तो उन्होंने मीटिंग में बहुत शोर मचाना कि ये क्या मजाक हो रहा, ये हमारे अगर पैसे इतने एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो इसे किसी प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करते, कोई और कुछ नहीं, कम से कम इंटरेस्ट ही लेते और कहीं इन्वेस्ट कर देते, कोई मशीन ही लगाते। इरादा ये बना कि सीडी हो जाए 0। देयरफॉर एक एंट्री हुई कि यार 2 दिन के लिए पैसे दे दो, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिला था। आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या नजर नहीं आएगा? ये लोन नजर नहीं आएगा। क्यों दिखाना नहीं चाहते? शेयर होल्डर्स ऐसे शोर करेंगे, अगले दिन पे क्या, साल के अगले साल फिर क्या करें, ब्रॉड डाउन 0 होगा, दोबारा फिर कैश पकड़ा दो, 1 जनवरी को दोबारा ट्रांजैक्शन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो क्लोजिंग बैलेंस आना था। देयरफॉर अब पढ़े पॉइंट नंबर 4। लॉ ये कहता है कि आपने क्लोजिंग बैलेंस तो ठीक है, जो होना था वो तो ठीक है, साथ साथ ये भी बताना है मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंसेस। अब ये लेजर जरा देखते हैं, यकीनन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 0 आएगा, लेकिन बताएं क्या डिस्क्लोजर में इनमें कोई अमाउंट आएगी? इनमें से कोई अमाउंट आएगी? कौन सी? 1100 मिलियन आएगा, मैक्सिमम एग्रीगेट मंथ एंड बैलेंसेस के एंगल से करना है। लेकिन डेफिनेटली जब इंसान के जहन में 2 नंबर ही आ जाए तो उसे दुनिया का कोई कानून नहीं बचा सकता, दुनिया का कोई कानून उसे रोक नहीं सकेगा। तब यहाँ क्या हो सकता है, हर महीने के एंड पे सीडी 0 कर ले, हर महीने के एंड में पैसे वापस ले लिया करें, हर महीने के स्टार्ट पे दोबारा दे दिया करें। सीडी तो 0 ही था, तो मैक्सिमम एग्रीगेट सीडी कितना होगा? ना वो होगा ना ये होगा। तो कानून जितने मर्जी बना लें, अगर खुदा खौफी जहन से निकल जाए तो दुनिया का कोई भी कानून मुसलमान को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वैसे ही बख्शा बख्शाया होता है, ये जो मर्जी कर ले इसके जहन में आता है मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ, जन्नतुल फिरदौस का मैं कम से कम वारिस हूँ, तो मैं जो मर्जी करी। तो ये एक जरा बना लें, लेकिन लेट्स अज्यूम 100 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस है, इसके डिस्क्लोजर की बात हो तो ऐसे ही है यार। देखिए अगर मैं किसी मुसलमान के घर पैदा हुआ और मेरे डैडी ने मेरा नाम जवाद रख लिया तो अब कहानी एंड हो गई। मैंने बहुत बड़ा एक मार्का मारा है किसी मुसलमान के घर पैदा हो और नाम अगर मेरा जवाद है, तो अब तो अंडरस्टूड बात है कि मैं हमेशा के लिए बख्शा गया। अब तो सिर्फ दौड़ ये है कि कितनी 2 नंबरी मैं दुनिया में जा करके जा सकता हूँ।
इस लेजर में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? नहीं, मैंने 2 नंबरी तो नहीं, 2 नंबरी है जितनी, चले अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ी सी लेकिन जितनी का आती है, लेकिन इस वक्त मैंने क्या समझाया वैसे? 2 नंबरी तो समझाई है, 2 नंबरी करने वाला तरीका समझाया लोगों ने। नहीं, पकड़ने का तरीका, आपने ऑडिटर भी बनना है यार। क्या ऑडिटर कोई अकाउंटेंट होगा? नहीं, ऑडिट जो फैक्स करेगा, क्या उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से खुद पता होना चाहिए या देखी जाएगी? चेक तो करें। आप नौजवानों को सर जी सब कुछ पता होना चाहिए। मेरे जैसे लोगों ने इस माशरे में गंद मचाया हुआ, तो आपने पकड़ लेना ऐसे लोगों को, छोड़ना नहीं है। चाहे उन्होंने माइक लगाए हो, आपने छोड़ना नहीं, इतना मर्जी चीखते हो। गलत गलत है, सही सही है, चाहे माइक में बोला जाए। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लेजर बना लेंगे तो बताइए। ये बीच में इतने सारे डॉट्स क्यों आए हैं? नहीं, ये ना कह देगी पता नहीं इंक गिर गई है। यहाँ भी 2 नंबरी नहीं, इसलिए जरा 2 नंबरी की क्योंकि आपके पेज की लिमिटेशन। स्पीड अप हो रही है यार, कम से कम मुकालें। आपको एक सवाल कम से कम पढ़ा दूंगा ना, ऐसे खौफ रहेगा पता नहीं क्या करना है। 2-3 सफे रहते हैं सवाल पढ़ने के दरमियान में हमारे हाइल है। इस टॉपिक में बस ये लिखने वाला काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगले 2-3 दिन है वो अपने रिवीजन को देने, मैंने ये फजूलियात खत्म करनी, लेकिन ये मेरे साथ खत्म होंगी तो होंगी, वरना ये कभी भी घर नहीं पड़नी आप। और इसका सवाल मैंने कभी भी अगर आपको कह दिया जी सवाल आ जाता है, एग्जामिनर वो चीजें ढूंढता है जो बच्चों ने कहा होगा इस दफा नहीं, तो अपनी तरफ से रिस्क कम से कम कवर करें सारा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जी जरा काइंडली बता दें कि नोट कर लीजिए। ये पॉइंट नंबर 4 क्या है, जरा पढ़ के अपने वर्ड्स में बता दें जिन्होंने लिखी है। नहीं नहीं, ये अंग्रेजी नहीं इस तरह चलेगी। आपने मंथ एंड रेफरेंसेस पे मैक्सिमम जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बताना, मंथ एंड को बेस बना के मैक्सिमम एग्रीगेट जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो नोट्स में बताना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा? क्लोजिंग आएगा, तो वो क्लोजिंग जो भी हो, जीरो हो या जो भी है, आपने मंथ एंड बैलेंसेस की बेस पे, इट मींस रियल लाइफ अगर ज़हन में लाई जाए तो आप लोन टू एसोसिएटेड कंपनी का लेजर खोल रहे होंगे और उसे मंथ एंड के एंगल से बैलेंस कर रहे होंगे, ताकि आप मैक्सिमम अमाउंट वो ढूंढ सकें जो ईयर एंड्स पे आएगी। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सॉरी, मंथ एंड्स पे आएगी, मैक्स मंथ एंड्स पे जो बैलेंस है। नीचे एक डिस्क्लोजर बना हुआ, एक नजर देख लें जरा क्या बना हुआ डिस्क्लोजर। लोन एंड एडवांसेस कंसीडर्ड गुड का मतलब ये नोट कर लिया। कंसीडर्ड गुड का मीनिंग बताएं। ना करें यार, कंसीडर्ड गुड नहीं, वापस नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, उम्मीद है। एक कंसीडर्ड डाउटफुल का मीनिंग क्या होगा? खतरा। और बैड डेट्स का मतलब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और लेस लिखा हुआ उसमें से। अब एग्जेक्टिव्स, एग्जेक्टिव्स कौन होते हैं? नहीं, ये भी लॉ की डेफिनेशन है, बट अभी पढ़ने से बड़ा है। लॉ की डेफिनेशन है, एग्जेक्टिव कौन होता है? नहीं, एक सेकंड में ढूंढ, मेरे ख्याल है ये डेफिनेशन। लॉ की नजर में पेज नंबर 246 पे, पेज नंबर 246 एग्जांपल 32 से ऊपर एक लाइन पढ़े। लॉ की नजर में हर वो एम्प्लॉय एग्जेक्टिव है जिसकी बेसिक सैलरी 12 लाख किसी फाइनेंशियल ईयर में। मंथली, मंथली नहीं, बेसिक सैलरी 12 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। बेसिक या ग्रॉस? बेसिक, पता बेसिक अलाउंसेस के बगैर बेसिक सैलरी अगर किसी भी शख्स की 12 लाख से ज्यादा है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एग्जेक्टिव कहलाता है लॉ की नजर में। वापस आता, बाकी उसके एक डिस्क्लोजर वो भी आगे दे। तो एग्जेक्टिव के लोन और अदर एम्प्लॉइज के लोन लेता है। फिर लेस ड्यू विद इन 12 मंथ्स का मतलब बता, करंट पोर्शन। फिर करंट पोर्शन अलग हो जाएगा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में रिसीवेबल है। रिकंसिलिएशन वो बनी हुई जो मैंने आपको पेज नंबर 238 पे बताई थी। लेजर यहीं में रखे और पढ़ा क्या बना हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? ओपनिंग बैलेंस, डिसबर्समेंट ऐड हुई है,
डबल एंट्री बोल रहे हैं डिसबर्समेंट और रीपेमेंट वाली और क्लोजिंग बैलेंस वाली। देन उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस में, वो कहता है दीज सब्सिडाइज्ड and interest-free loans and advances are granted to employees as per the company policy and are repayable within 1 to 10 years. House building loan carry markup at the rate of 4%. अब ये डेफिनेटली डाटा क्वेश्चन में होगा तो आप लिखेंगे। and are secured against the underlying asset का मतलब हाउस जो बन रहा है घर वही सिक्योरिटी के तौर पे। अब maximum amount of loan and advances to executive outstanding at the end of any month during the year। अब ये वर्किंग कैसे हुई होगी, जो अभी वो लेजर मैंने आपके सामने बनाया, और जहां जो इंफॉर्मेशन हो कंपैरेटिव साथ देना है, ठीक है। कौन सी चीज इसमें डिस्कस हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम अब करंट एसेट्स में आ गए। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, वंस अगेन ये भी कब देने, जब करंट एसेट्स में कोई रिसीवेबल है फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज। ये नॉन करंट एसेट्स में भी हो सकता है और करंट में भी हो सकता है। वही चीजें शायद ढूंढना था। नेम किसका, उसी का है। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट वही सेंटेंस लिखा हुआ है। रिसीवेबल दैट आर आइदर पास्ट ड्यू और इम्पेयर्ड का मतलब पता है। बैड डेट जिनकी ड्यू डेट गुजर गई भी और मिले नहीं। अलॉन्ग विद एज एनालिसिस, वो ट्राई हेल्प करें एज एनालिसिस, कितने अरसे से रिसीवेबल था, 6 महीने से, 1 महीने से, साल से, 2 साल से। रिसीवेबल्स की उम्र बताएं, क्या मतलब हुआ रिसीवेबल्स की उम्र, कब से रिसीवेबल है। जो जितने पुराने रिसीवेबल हो जाएंगे उतने ही ज्यादा डाउटफुल हो जाएंगे। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, फिर अलग-अलग बताएं सेल्स के अगेंस्ट रिसीवेबल कौन से थे, लोन्स के अगेंस्ट रिसीवेबल कौन से थे, एडवांसेस पे कौन से थे, अदर रिसीवेबल्स। ये वर्ड समझ आया मेरे। ट्रेड डेट्स मैंने क्या बोला, ये बेची होंगी चीजें और रिसीवेबल है, लोन और एडवांसेस को पैसे दिए होंगे रिसीवेबल है, मींस अलग-अलग इसको ब्रेक करके बताएं। डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब बताएं, नहीं रिटर्न ऑफ, डेटर क्रेडिट हो गए, डेटर क्रेडिट हो गए। प्रोविजंस बताएं, ये क्या जो अलाउंस बने हुए एस्टिमेटेड है। जस्टिफिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये क्या लिखना है, नहीं नहीं ना ना ना, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, फिर धोखा। प्रोविजन की एंट्री बोले, बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जेल में लाए, इससे क्या होगा प्रॉफिट लॉस पे, एक्सपेंस डेबिट होने प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब लेट्स अज्यूम प्रोविजन बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसलिए बना ली कि इस साल सपोज प्रॉफिट ज्यादा, तो कोई नहीं, अगर थोड़ा सा एक्सपेंस आ भी जाएगा तो प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा। और प्रोविजन एहतियातन बना के इसलिए रख लिए कि अगर किसी साल में लॉस आया या प्रॉफिट कम हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोविजन रिवर्स की एंट्री बोलना है। प्रोविजन डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट से फिर क्या होगा, किन सालों में प्रोविजन बना ली, प्रॉफिट ज्यादा है, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा कम भी हो जाएगा खैर, और किन सालों के लिए एहतियातन रख ली, जिन सालों में प्रॉफिट कम है, ताकि प्रॉफिट स्ट्रीम लाइन हो जाए। बस यही अकाउंटिंग नहीं, ये कोई अकाउंटिंग नहीं है। प्रोविजन कब बननी चाहिए, जब वाकई डाउट हो। कितने परसेंट बननी चाहिए, जितने एक्सपेक्टेड हो। प्रॉफिट ज्यादा पे प्रोविजन बननी चाहिए या कम पे बननी चाहिए, ये कोई बहस नहीं है, लेकिन लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों ने फिर पूछना है एज एन ऑडिटर, भाईजान क्यों रिवर्स की है, जस्टिफिकेशन पे, क्या वजह है, क्या प्रॉफिट्स बैलेंस करने के लिए तो नहीं रिवर्स करी जा रही। हाँ, अगर वाकई फॉर एग्जांपल डाउट था और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से वो डाउट खत्म हुआ है तो ठीक है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, प्रोविजन रिवर्स हो जानी चाहिए। आई 37 जेन में कभी सुना ना आपसे, वहां भी प्रोविजन बनती है, प्रोविजन बनती है, रिवर्स हो जाती है। एस्टिमेट चेंज हो सकता है, लेकिन एस्टिमेट वाकई रीजनेबली चेंज हुआ है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज हुआ है। लग रहा था कि पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं देने पड़ रहे, तो प्रोविजन रिवर्स करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन कब रिवर्स करें, जब प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। कब क्रिएट करें, उसकी भी जस्टिफिकेशन है, अपनी मर्जी से नहीं, सिर्फ प्रॉफिट्स को कम ज्यादा करने के लिए। तो जस्टिफिकेशन, ये कहता है जस्टिफिकेशन दे रिवर्स ऑफ प्रोविजन, एंट्री बोलेंगे इसकी। प्रोविजन डेबिट ये रिकवर्ड नहीं है, रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट है, वो और चीज है, रिकवर्ड नहीं है, रिवर्सल है।
तो रिवर्सल की फिर जस्टिफिकेशन दें शेयर होल्डर्स को, बताएं, सॉरी कैश नहीं, सॉरी एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस या वारंटी एक्सपेंस, जो भी प्रोविजन किसी भी वजह से नहीं, अब फॉर द ईयर तो है, लेकिन क्या जब रिवर्सल होगी उस साल के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी या पिछले सालों में रहेगी? आपने प्रोविजन 2020 में बनाई और रिवर्सल आप 2022 में कर रहे, तो 22 का प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे अनलेस एरर हो। तो सदी वंस अगेन, अगर अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है और रब का खौफ जहन में ना हो और सिर्फ अपना मफाद जहन में आ जाए, तो अकाउंटेंट को भी कोई तेजी नहीं है, अपने साथ जुल्म करेगा। दुनिया में लग रहा हो तेज हो गया हूं मैं, और वहां सारे हिसाब किताब देगा, रजिस्टर खोला होगा वहां और सारे हिसाब देगा, वहां सारी तेजी निकल जाएगी। दुनिया में वो कहलाएगा बड़ा तेज है यार, हालांकि वो वही होगा। हाँ, वक्ती तौर पर रब ने दराज की हुई रस्सी, जब यूं आएगा तो अपने हाजिर हो जाएगा, फिर कहेगा यार ये मैंने क्या किया अपने साथ। तो इंसान बड़ा तेज हो जाता है अगर खुदा खौफी जहन से निकलता, सो कॉल्ड तेज। क्या हो यार, मैंने बात की है नहीं, आजकल के दौर में किसे तेज समझा जाता है? जो बड़ा तेज हो। बड़ा तेज कौन होता है? बड़ा तेज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखे सर, किसकी एग्जाम्पल आ रही है? ट्रेड डेट्स की। अनसिक्योर्ड का मीनिंग बोलते रहे। नॉर्मली सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन कंसिडर्ड गुड मींस जो इंशाल्लाह मिलेंगे। कंसिडर्ड डाउटफुल मींस जो नहीं, डाउटफुल अभी उम्मीद है, दम नहीं तोड़ा, राइट ऑफ पे वर्ड आएगा शायद, कि दम तोड़ गई, उम्मीद है दम तोड़ गई। These customers have no recent history of due from associated अलग आ गया, एग्रीगेट अमाउंट अलग आ गया, तो डेटर्स का एक डिस्क्लोजर बना, ये सारा डिस्क्लोजर एजेंट है। नेक्स्ट पेज पे ये भी डिस्क्लोजर, उसी डिस्क्लोजर का हिस्सा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एडवांसेस अदर देन लोन्स टू एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। ये कहां तक चल रहा है जी? पिछला एग्जांपल वाला एग्जांपल कहां तक चल रही है? ये नेक्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ तक चल रही है। नहीं, नोट वही है। द रिक्वायरमेंट्स इन अबव पैरा रिलेट टू रिक्वायरमेंट्स इन अबव पैरा। कौन से अबव पैरा? नहीं, मतलब पढ़ लिए शायद, ऊपर वो पढ़े ना 1 2 3 4 5 6। द प्रोविजन मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा ये तो पता नहीं आपको, अंडरलाइन करें। जब प्रोविजन बनाते हैं उन्हें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात हो रही है, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? लोन में से लाइबिलिटीज में लिखते हैं, डेटर्स की ग्रॉस अमाउंट से नेट करते हैं। हाँ ये, लेकिन जो नेटिंग ऑफ है ये आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर होता है कि आप नोट्स में जाएं, वहां ग्रॉस डेटर्स लिखें, लेस अलाउंस लिखें, और जो नेट अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसी तरह लिख लें जिस तरह फिक्स एसेट्स बनाए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहाँ आता है? नॉन करंट एसेट्स में स्केड्यूल बना होगा, फाइनल कैरिंग अमाउंट उठा के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एक और डिस्क्लोजर बना हुआ, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस टू सब्सिडरी कंपनी, ये सारे डिस्क्लोजर्स हैं। स्पेसिमेन डिस्क्लोजर्स पॉइंट 5 पे आना है। पॉइंट 4 पेज नंबर 240 पे जाए, मेन डिस्क्लोजर वो है यार, एक नजर देख लें जरा करंट एसेट्स के कौन से डिस्क्लोजर निकले। हाँ जी 6 वो है, और यहाँ नेक्स्ट पेज पे एक प्रोविजन वाला है, प्रोविजन प्रेजेंटेड अगेंस्ट डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट्स। करंट एसेट्स क्या था जी? करंट एसेट्स में पेज 240 पे नेम था, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट थी, रिसीवेबल्स अगर बैड हो गए, पास ड्यू हो गए, एज एनालिसिस है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, प्रोविजन है, रीजन फॉर जस्टिफिकेशन फॉर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। नंबर 5, यहां तक क्या बात खत्म होगी अब? नहीं, टोटल एसेट खत्म। देयरफॉर अब पेज नंबर 1 to 41 के दरमियान से नीचे शेयर कैपिटल रिजर्व की हेडिंग आ गई। शेयर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व shall be clearly distinguished. Any reserve required to be maintained under the act shall be disclosed separately. एक सेकंड पढ़ ले, मेरे ख्याल एग्जांपल आ जाएगा। Any legal or other restrictions on the ability of the company to distribute or otherwise shall be disclosed for all kinds of reserves. ये जो दूसरा है ना, any legal or other restrictions, evaluation सब पूरा सही मिला।
रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस में से डिविडेंड देना पाकिस्तान के लॉ में तब तक लॉ में अलाउड नहीं है जब तक वो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग ना हो। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर एज इट इज पड़ा है तो उसके अंदर से डिविडेंड नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो रिटेन अर्निंग्स में चला जाए, किस एंट्री की बात कर रहा हूँ, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स। जब रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बन जाए फिर उसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है। कब तक रिस्ट्रिक्शन है? देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये कहीं हेडिंग आपको होपफुली याद आ जाए शायद, तो ये सेकंड लाइन के साथ लिख लें, ये असल में रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात है। देन उसके बाद नीचे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन, ईपीएस शायद, ईपीएस कैपिटल रिडीम हो जाता है, शेयर्स रीपे। मेन डिस्क्लोजर देखें जी, पेज नंबर 242 पे का उसकी एग्जांपल 22 से ऊपर शेयर कैपिटल ध्यान में रख के पढ़ेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ये क्या होता है? जो शेयर्स इशू कर दिए। अब शेयर्स कैसे 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 इशू हो सकते हैं? अलॉटेड फॉर कैश वर्ड होना, कैश शेयर्स की एंट्री बोलो। नेक्स्ट वो कहता है कंसिडरेशन अदर देन कैश पर भी शेयर इशू हो सकता है। मसलन किसी ने मशीन दे दी, मशीन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन उस केस में कहता है शोइंग सेपरेटली शेयर्स इशूड अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर्स। अगर कोई लैंड या बिल्डिंग के अगेंस्ट शेयर इशू किए हैं वो अलग बताएं, और अगर कोई मशीनरी व्हीकल वगैरह के शेयर अगेंस्ट शेयर इशू किए हैं तो वो अलग बताएं। फिर शेयर्स अलॉटेड एज बोनस शेयर्स भी होते हैं। तो तीन चीजें मेन है, कौन कौन सी? शेयर्स फॉर कैश, अदर देन कैश एंड बोनस शेयर्स। नेक्स्ट ट्रेजरी शेयर्स, रिलैक्स आकर पढ़ें, इसका आइडिया आपको है लेकिन ये वर्ड आपने शायद पहले दफा सुना। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब होता है रीपरचेज ऑफ शेयर्स। हाँ जी, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रीपरचेज ऑफ शेयर्स की कोई एंट्री बोलने की कोशिश करें। हाँ जी, शेयर कैपिटल डेबिट। तरीका ये होगा, फॉर कैश लिखेंगे, फॉर अदर देन कैश लिखेंगे और बोनस शेयर्स लिखेंगे, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और जो शेयर्स रीपरचेज हुए हैं उन्हें फिर माइनस करके शेयर कैपिटल निकाल देंगे। माइनस क्यों कर देंगे? तो इन्हें ट्रेजरी शेयर बोला जाता है, वो शेयर्स जो कंपनी ने रीपरचेज करनी है शेयर होल्डर से। क्या शेयर होल्डर हैज अ राइट टू सेल द शेयर्स टू कंपनी? शेयर होल्डर नहीं कह सकता मेरे शेयर वापस ले लें। कंपनी अपनी डिस्क्रिशन पे अगर चाहे तो कुछ शेयर होल्डर से शेयर वापस ले सकती है, उसे बोला जाता है रीपरचेज ऑफ शेयर्स और ट्रेजरी शेयर्स। तो शेयर कैपिटल क्योंकि डेबिट होता है, तो रादर देन कि हम नेट शेयर कैपिटल बता दें, लॉ ये रिक्वायर करता है कि फॉर कैश अलग बताएं, फॉर अदर देन कैश अलग बताएं, फॉर बोनस शेयर्स अलग बताएं, और अगर कोई ट्रेजरी शेयर्स हैं तो उन्हें माइनस करके प्रेजेंट करके नेट शेयर्स बताएं। नीचे जरा पढ़ें, डिस्क्लोजर बना हुआ ऑथराइज शेयर कैपिटल है जिनमें। ये क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल की एंट्री बताएं, एंट्री होती है शेयर इशूड की। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोज होता है, तो वो डिस्क्लोज हुआ हुआ है, कंपैरेटिव बने हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे और ऑपोजिट साइड पे रुपीस लिखे हुए हैं, समझ आ रही? और साथ एक नॉमिनल वैल्यू लिखी हुई है। और इशूड शेयर कैपिटल में फिर तीन हिस्से बने हुए हैं, फॉर कैश ढूंढे, अदर देन कैश ढूंढे और बोनस शेयर्स ढूंढे। इस डिस्क्लोजर में ट्रेजरी शेयर नजर नहीं आए, अगर नजर आते हैं तो कैसे नजर आते हैं? तो एक ब्रैकेट बना लो, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का सिर्फ डिस्क्लोजर होता है, लेकिन इशूड शेयर कैपिटल की एंट्री होती है, उसमें फिर फॉर कैश भी हो सकते हैं, फॉर अदर देन कैश भी हो सकते हैं और फॉर बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस और पढ़े, ये भी डिस्क्लोजर का हिस्सा है। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर इशूड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बता रही है क्योंकि उसने प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट इशू किए होंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये भी उसी डिस्क्लोजर का हिस्सा है। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली विद रिगार्ड टू कंपनीज रेजिडुअल प्रॉफिट्स का मीनिंग रिमेनिंग एसेट्स। ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है बेचारा, इसको किस में हिस्सा मिलता है? हाँ जी, रेजिडुअल प्रॉफिट्स में और रेजिडुअल एसेट्स में। क्या मतलब रेजिडुअल एसेट्स? सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस करके जो रिमेनिंग एसेट्स बचेंगे उसमें से इसको हिस्सा मिलेगा, और प्रॉफिट में भी इसका रिमेनिंग प्रॉफिट्स में होता है। होल्डर्स ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर एंटाइटल्ड टू वन वोट। अब ये कंपनी ही डिस्क्लोजर दे रही है अपनी उसी एग्जांपल 32 में।
सॉरी 22। बात क्लियर है मेरी? देन नॉन करंट लायबिलिटीज में बस एक ही लाइन लिखी हुई है। वंस अगेन नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर लोन लिया है, अमाउंट ड्यू टू, देने हैं लेने हैं, अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनी। अब अगर लिया है उसके भी डिस्क्लोजर आपने सेपरेट देना है, करंट लायबिलिटीज में आता है। फॉलोइंग आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड एज सेपरेट लाइन आइटम्स। करने मत। पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, क्या मतलब? प्रोविडेंट फंड पेएबल है। डिपॉजिट्स, अक्रूड लायबिलिटीज, एडवांसेस, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज करंट लायबिलिटीज में हो सकते हैं। अदर देन रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज को तो शायद अलग डिस्क्लोज होंगे। एंड लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अब ये भी हो सकता है कि हमने रिलेटेड पार्टी से लोन लिया। एंड लोन एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ये किस चीज की बात हुई है? करंट लायबिलिटीज। इसके नीचे जो डिस्क्लोजर टू 43 वो जरा थोड़ा सा पढ़ो, वो जरा उसमें जरा एक दो गेम। वो कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया भी हो सकता है, दिया भी हो सकता है। किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, उसने कहा जी आपसे मैं बिजनेस अभी करूंगा कि 50 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएं, उसकी एंट्री बोले नहीं, एंट्री होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाएं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा एसेट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये जिस तरह वापडा से कोई कनेक्शन नहीं आप तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। ये इस इवन मेरा ख्याल गैस कनेक्शन वैसे तो पता नहीं मिलता भी है कि नहीं, लेकिन ये गैस या इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप कनेक्शन है तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, वो आपका एसेट है। लेकिन अगर इसे उलट कर रहे हैं, अगर हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया तो वो पेएबल हो जाएगा। हाँ पैसा हमने वक्ती तौर पर तो ले लिए, वापस कब करेंगे? जब कभी शायद बिजनेस खत्म होगा, लेकिन वो लाइबिलिटी के तौर पे ही होगा। जब तक वो डिफॉल्ट ना कर दे लाइबिलिटी के तौर पे रखेंगे। अब उसके डिस्क्लोजर्स हैं, अगर हमने किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ है, ये साहब सही कह रहे हैं, हॉस्टल वाले भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो आपका एसेट है, आपका एसेट है यार। एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट होता है, एडजस्ट होता है सर। वापस वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप भी आखिरी महीने का रेंट नहीं देते, आप भी आखिरी महीने का रेंट नहीं देते, आपने पहले दिया होता है। आपको भी पता होता है ये मेरा पहले पड़ा और इसने देना नहीं और मैंने भी नहीं देना, इसने वापस करना नहीं है, मैंने भी नहीं देना, वो एडजस्टेबल होता है। लेकिन किसकी लाइबिलिटी है? उसकी लाइबिलिटी है। कब वो इनकम बनाएगा? वो जब आप आखिरी महीने का रेंट नहीं देंगे तो वो क्या एंट्री करेगा? पेएबल डेबिट इनकम करेगा। और अगर आपने आखिरी महीने का रेंट दे दिया तो इंशाल्लाह उससे ले लेंगे, फिर वो लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट होगा उसका। लेकिन वो क्या करेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तक पेएबल है? डिस्क्लोज देगा। नंबर 1, बाइफरकेशन का मतलब सेग्रीगेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज। कंसंट्रेट करें सर, कोई नहीं, बोर आपसे ज्यादा बोर मैं हो रहा हूं। Bifurcation of amount received as security deposit for goods and services to be delivered into amount utilizable for business and others। जी हिम्मत, अगर कोई हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है जिसके बदले हमने क्या करना है? गुड सर्विसेज देनी है, तो हमने शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि इन पैसों में से कितने पैसे ऐसे हैं जो कंपनी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है और कितने ऐसे हैं जो नहीं इस्तेमाल कर सकती है। असल में प्रॉब्लम क्या है, भाई हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट पकड़ा देगा, वो भी अब हमसे लिखवा सकता है कि भाईजान मैंने पैसे आपको दे तो दिए लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं करने, ये ना हो आप बाद में इस्तेमाल करने और मैं कहूँ मुझे वापस करना तो आपके हम दे देंगे, ये आप अपने बैंक में रख लें, कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये रखे रखने हैं, इस्तेमाल कोई नहीं करना। अब शेयर होल्डर्स को हमने ये बताना है कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा है जो हम अपने मकासद के लिए यूज कर सकते हैं और कितना ऐसा है जो हम यूज नहीं कर सकते। हमने सिर्फ क्या किया हुआ, रखा हुआ है, लेकिन उस रखे हुए में से क्या भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, कुछ यूजेबल भी हो सकता है और कुछ अनयूजेबल भी हो सकता है। तो अगर यूजेबल या अनयूजेबल की स्टोरी है तो हमने शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि फॉर एग्जांपल 50 मिलियन पड़ा है, जिसमें से 30 मिलियन इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 मिलियन हम इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं रखते हैं। किसने इजाजत नहीं दी? जो दे रहा है वो भी तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जिस वक्त आपने वापस लेना है
जिस वक्त उसने वापस लेना, फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस आपके साथ खत्म हो जाए, तो फिर आप भी तो ये कह सकते हैं कि संभालोगे तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, तो फिर वो बेचारा फंस जाएगा। इसलिए वो अपने एग्रीमेंट में पहले क्या लिखवा सकता है कि आपने यूज नहीं करना, हाँ अगर कभी मैं डिफॉल्ट करूंगा तो फिर डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट को किन दो हिस्सों में ब्रेक करके बताना, हिम्मत सर हिम्मत, कि कितना यूजेबल है बिजनेस के लिए और कितना नहीं है। ये हमें मिला क्यों होगा, नहीं किस किस सिक्योरिटी, हमने गुड्स देनी थी, हमने पैसे ले तो नहीं है, लेकिन इसको शेयर होल्डर्स को ब्रेक करके बताना कितना कंपनी के पर्पसेस के लिए यूजेबल हो सकता है और कितना यूजेबल नहीं हो सकता है। वर्ड समझ आ गया मेरे, कोई बोल दो जरा सेंटेंस क्या है। सही बोला आप लोगों ने, अरे सही बोला आपने। नेक्स्ट बताएं क्या लिखा हुआ अमाउंट, अब ये क्या लिखा हुआ, फिर आपने ये बताना कितनी अमाउंट इस्तेमाल कर ली है अगर कर सकते थे, और लास्ट वन क्या बताना है, एंड नहीं सेकंड, फिर आपने ये बताना है कितनी अमाउंट ऐसी है जो सेपरेट बैंक अकाउंट में बस रखी हुई है। तो कौन सी तीन चीजें किस केस में बतानी है, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल है तो नंबर वन ये बताना है शेयर होल्डर्स को कि कितनी अमाउंट इस्तेमाल हो सकती है कितनी नहीं। नंबर टू जो इस्तेमाल हुई है वो बताएं, और जो अमाउंट अलग किसी बैंक अकाउंट में रखवाई हुई है वो अलग बता दें। चले आगे, एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का एक बना हुआ है डिस्क्लोजर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम डीलर एसेट है लायबिलिटी, फ्रॉम डीलर लायबिलिटी है। These represent security deposit received from dealers which by virtue of agreements, ये जिस तरह ये बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, कौन सी नेस्ले है, इन्होंने अपनी क्या वर्ड बोलना चाहता था, इन्होंने अपनी डीलरशिप दी होती है, तो इन्होंने फिर फ्रेंचाइज कर रहे हैं, लेकिन मतलब अपनी प्रोडक्ट एजेंसी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने रखे होते, उनसे फिर ये पैसे रखते हैं क्योंकि इन्होंने स्टॉक देते जाना होता है, तो बाद में ये ना हो कि स्टॉक देते रहे और कोई सिक्योरिटी के तौर पे पैसे ना हो। तो ये जो कंपनीज है इन्होंने फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेके रखे होते हैं, तो आप लेके रखे हुए को ज़हन में रखना। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स, these represent security deposits received from dealers which by way of agreement, which by virtue of agreement are interest free। अच्छा किसने पैसे ले लिए, कंपनी ने, और फिर ये भी लिखा होता है कि हमने इंटरेस्ट को नहीं देना, और हो सकता है बाद में खुद बैंक में रखे। These are repayable on cancellation of dealership contract with dealers and cannot be utilized। अब ये एक स्पेसिमेन के तौर पे लिखा हुआ है, कुछ बिजनेसेस में हो सकता है यूटिलाइज भी किए जा सकते हैं। They have been kept in separate bank account in accordance with the requirements of section 217 of the Companies Act। तो वो सारी चीज जो शायद पीछे पड़ी थी उसका शायद एक स्पेसिमेन बना नजर आ गया। ठीक है, फाइनल आ जाएगी लाइबिलिटीज में आखिरी चीज आ रही है कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाना, इसके स्टार्ट में क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, फिर क्या आता है करंट एसेट्स के बाद क्या आता है, इक्विटी नहीं है, इक्विटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटीज। IAS 87 जरा ध्यान में लाएं और पॉइंट नंबर 8 की हेडिंग पढ़ें। कभी अपने कंटिंजेंट लायबिलिटी वर्ड सुना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी एंट्री बताएं, अभी कभी भी एंट्री नहीं होती। अब बोर्ड पर देखो, किया ये जाता है कि करंट लायबिलिटीज के बिल्कुल एंड में कंटिजेंसीज, अब ये कंटिजेंसी जो वर्ड है ये कंटिजेंट लायबिलिटी से ही निकला, कंटिजेंट लायबिलिटीज को ही यहाँ कंटिजेंसी लिखा हुआ, कंटिजेंसीज एक वर्ड और के साथ लिखा हुआ मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं समझाता हूँ। एंड कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स मींस क्या होगा, एग्रीमेंट्स, वादे, एग्रीमेंट्स, आपने किसी से एग्रीमेंट किया कि मैं मशीनरी खरीदूंगा, एंट्री बताए, एंट्री अभी नहीं है लेकिन एग्रीमेंट हो गया। ये एक हेडिंग लिखी जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बिल्कुल एंड में, करंट लायबिलिटीज के बाद आप कह लें बिल्कुल एंड में, टोटल से जस्ट पहले। इसके सामने कभी भी कोई अमाउंट नहीं होती, ना कंटिजेंट लायबिलिटी की एंट्री होती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ना ही उन वादों की जिन्हें आपने पूरा करना है उनकी फिलहाल कोई एंट्री होगी। लेकिन इसको यहाँ लिखने का मकसद ये होता है कि शेयर होल्डर्स को ये पता चल जाए कि ये कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का डिस्क्लोजर कहाँ है। मसलन इसके सामने हम नोट नंबर 25 लिख देंगे फॉर एग्जांपल। अब इसका यहाँ प्रेजेंट करने का क्या मतलब है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब शेयर होल्डर देखेगा
तो उसे आगे अमाउंट कोई क्यों नजर नहीं आएगी, क्योंकि एंट्रीज नहीं हुई। लेकिन यहाँ लिखने का मकसद ये था कि यहाँ उसे नोट नंबर मिल जाए जिस नोट में कंटिजेंसीज और कमिटमेंट्स को एक्सप्लेन किया। तो कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स कहाँ लिखी जाती हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंड में प्रेजेंटेशन में लिखी जाती हैं, ताकि वहां नोट नंबर आ जाए। और इस नोट नंबर 25 में अब सारी कंटिजेंट लायबिलिटीज भी होंगी जो कंपनीज की हैं। तो कंटिजेंट लायबिलिटी की कोई एग्जांपल बता दो। कोई कोर्ट केस चल रहा है जो अभी रिलायबल एस्टिमेट ना होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई भी वारंटी ऑब्लिगेशन है जो अभी प्रोबेबल नहीं है, तो कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी अगर आपकी है तो वो इस नोट में होगी। और अगर कोई आपके एग्रीमेंट्स हैं जिन पे अभी अमल दरामद नहीं हुआ तो इन कमिटमेंट्स को भी यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। अब पढ़ने जरा फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं यार, गवर्नमेंट ग्रांट तो एक लायबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट कब लायबिलिटी बन सकती है? लेकिन वो तो लायबिलिटी बन जाती है, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। ये IAS 37 है यार, कंटिजेंसीज कंटिजेंट लायबिलिटीज। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एजेंसी, FIA और गवर्नमेंट अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नहीं मतलब कोई भी लॉ कोर्ट के अगेंस्ट कोर्ट में चल रही हो, किसी एजेंसी में चल रही हो, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में चल रही हो, पाकिस्तानी कोर्ट में चल रही हो, बाहर के मुल्क में चल रही हो, अगर ये कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो क्या ये कंटिजेंसीज में आएंगे? वो आएंगे सर। अगर वो कंडीशंस मीट होंगी फिर तो प्रोविजन बन जाएगी और फिर प्रोविजन के डिस्क्लोजर होंगे। लेकिन अगर रिलायबल एस्टिमेट्स नहीं तो फिर ऑब्लिगेशन को डिस्क्लोज आप करेंगे। उसमें क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे आप जरा अगले सेकंड लाइन में ढूंढ रहा। नेम ऑफ कोर्ट का मतलब बताएं। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एजेंसी या अथॉरिटी जो मैंने अभी बोला, इन विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। सबसे पहले तो उस कोर्ट का नाम बताना या एजेंसी या इदारे का। डेट इंस्टीट्यूटेड, कब ये शुरू हुई। प्रिंसिपल पार्टीज का मतलब एक तो हम हो गए, हमारे अलावा कौन पार्टी है, तो किसने केस किया या हम किसने केस किया हुआ जिसके अगेंस्ट हम डिफेंड कर रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स। एंड रिलीफ सॉर्ट का मतलब हमने क्या कोर्ट से इस्तदा की है कि हमें फायदा दिया जाए। मतलब किसी ने क्लेम किया होगा और हम अगर प्रोसीडिंग्स में है तो हम ये कह रहे होंगे हमने ये काम नहीं किया, तो हम कोर्ट से इस्तदा कर रहे होंगे कि हमारे अगेंस्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को खत्म किया जाए। तो रिलीफ सॉर्ट मींस हमारे अगेंस्ट कोर्ट में, मींस उसे जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका फिर आपने इंग्लिश के पैराग्राफ में शेयर होल्डर्स को बता दिया। आई होप कि किसी के ज़हन में IAS 37 आया होगा। उसी तरह के डिस्क्लोजर्स हैं, तो IAS 37 ज़हन में लाएंगे ना। कंटिजेंट लायबिलिटी के 3-4 डिस्क्लोजर्स के हैं वैसे। नेचर है, फाइनेंशियल इफेक्ट है, रीइंबर्समेंट है, अनसर्टेनिटीज है। तो यहाँ जरा थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई हैं। कोर्ट का नाम बताना है, पार्टीज बतानी है, कब शुरू हुआ और रिलीफ आप क्या मांग रहे हैं। नीचे एक एग्जांपल पढ़ें कंटिजेंसीज की, फिर नीचे कमिटमेंट भी आ रही है। पेनल्टी ऑफ 5.5 बिलियन इम्पोज्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये वो अथॉरिटी है जिसने शायद एक पेनल्टी इम्पोज की थी फॉर alleged unreasonable increase in यूरिया प्राइसेस। अभी किसी कंपनी से, कोई यूरिया कंपनी होगी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ही उठाया हुआ, had been set aside by competition appellate tribunal। ये है तो कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कमिश्नर फैसला कर दे तो कहाँ पहुंच जाते हैं, मेरा नहीं, कमिश्नर अपील्स के पास शायद जाते हैं, कमिश्नर अपील्स के बाद फिर मेरा ख्याल है अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फिर शायद हाई कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ किसने फैसला किया था? कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने। किसने सेट असाइड कर दिया? कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, विद द डायरेक्शंस टू CCP कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान टू डिसाइड द केस अंडर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल। नो पिटीशन वाज फाइल्ड बाय। अब ये जो अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रिब्यूनल में फैसला अलग साइड पर रख भी दिया जाए, तो अब एक पार्टी होती थी शायद कमिश्नर और एक होता है टैक्स पेयर। तो अगर ट्रिब्यूनल ने टैक्स पेयर के हक में फैसला कर दिया तो फिर कमिश्नर अपील साहब भी आगे पहुंच जाते हैं कोर्ट्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड लाइन पढ़े, नो अपील वाज फाइल्ड बाय किसने? फॉर द रिव्यू ऑफ द डिसीजन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड दिस ऑप्शन हैज thus बिकम द टाइम बार्ड का मतलब फिर टाइम लिमिट होती है। However, the CCP can file fresh case under the guidelines provided by the tribunal, but the company remains confident
of successfully defending these unreasonable claims in future as well. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फिर हम नहीं समझते कि ये पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन को डिस्क्लोज कर दिया। समझ आ गई स्टोरी? कमिटमेंट्स किस किस चीज की हो सकती हैं? जो 2-3 बातें आपको समझ आ सकती हैं वो जब देख लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कमिटमेंट का मतलब कोई मशीनरी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑफ स्टोर स्पेयर्स का मतलब मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गए हैं या होने हैं? तो बता क्यों रहे हैं? वादे हो गए हैं, शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं वादे हो गए, इन पे खर्चे होने हैं। एंट्री कब करेंगे? जब ये वादे पूरे होंगे, एक्सेट्रा वगैरह। 3 ठीक है पहले। तो दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स होती क्या है वैसे? कमिटमेंट्स होती क्या है? एग्रीमेंट्स ही है। चलिए सर, यहाँ तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हुई है और यही मेन हिस्सा था इसका। प्रॉफिट एंड लॉस में इंशाल्लाह कोई खास इतना टाइम नहीं लगेगा।